एसआईपी और म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। फर्स्ट में आपको एसआईपी के बारे में बताने से पहले म्यूचुअल फंड कैसे चॉइस करें और उसमें क्या क्या पॉइंट्स देखने हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं आज। म्यूचुअल फंड चॉइस करने से पहले उसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फर्स्ट एक्सपेंस रेशो आपको उसमें देखना चाहिए कि म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो कौन सा है, कितना है और क्या वो देना सही है, क्या वो एक्सपेंस रेशो के हिसाब से आपको रिटर्न्स मिल रहे क्या। सेकेंड थिंग है आप एग्जिट लोड जरूर चेक करें, क्योंकि बहुत सारे मतलब 99% म्यूचुअल फंड में विद इन 1 ईयर आप अगर विथड्रॉ करते हैं तो ये तो आपको एग्जिट लोड जा रहा है। तो आप एग्जिट लोड के बारे में जरूर जानकारी लें, एक्सपेंस रेशो भी जरूर चेक करें म्यूचुअल फंड का। और म्यूचुअल फंड चॉइस करते समय आप ख्याल रखें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड के डिफरेंट फंड है। और म्यूचुअल फंड चॉइस करने के टाइम पे आप ख्याल रखें कि लास्ट 5 ईयर्स का उसका डाटा एनालिसिस ज़रूर करें कि लास्ट 5 ईयर्स में म्यूचुअल फंड ने 12 to 15% रिटर्न्स मिनिमम दिए हैं क्या। अगर उसने 15% के अप्रॉक्सीमेट अगर म्यूचुअल फंड में रिटर्न दिए तो ठीक है, अगर ज़्यादा दिए तो और बेहतर है। लेकिन अगर 12% या 10% के अंदर उन म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स दिए तो आप एक बार म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी जानकारी ज़रूर लें। मिनिमम अगर आपने कुछ अमाउंट फिक्स किया है, जैसे कि 2000 का अमाउंट फिक्स किया आपने, तो एसआईपी करने के लिए 2000 का अमाउंट फिक्स किया है तो आप मिनिमम 3 डिफरेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए। 500 एक में, 1000 एक में और दूसरा 500 एक में, ऐसा डिवाइड करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, ताकि जब भी कोई लार्ज कैप या मिड कैप में, जैसे कि अभी फिलहाल में मिड कैप में बहुत बड़ा क्रैश आ चुका है, उस तरह से आपका अगर मेंटेन करना है पोर्टफोलियो तो आप समझ लीजिए कि थोड़ा डिवाइड करके आप निवेश करें। और एसआईपी करने के टाइम पे कुछ बातों का ख्याल रखें, जैसे कि स्टेप अप एसआईपी करिए, हर साल मिनिमम 10% से आप स्टेप अप रखिए तो आपका उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। आप एसआईपी कैलकुलेटर में जाके उसके बेनिफिट्स भी देख सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन करना है कि 15% पे, 12% पे अगर मैं 1000 का निवेश करता हूँ हर महीने तो आपका रिटर्न्स क्या हो सकता है 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो आप सीधा गूगल पे जाके सर्च करिए एसआईपी कैलकुलेटर करके, आपको वहाँ पे सब कैलकुलेशंस मालूम पड़ेंगे और आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आपको एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। और एसआईपी करते समय डेट का ख्याल जरूर रखें। 1 से लेकर 3 तारीख तक मार्केट थोड़ा सा लोअर सर्किट में रहता है, तो आप 1 से लेकर 3 तारीख तक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 0.2% का ग्रोथ बाकी इन्वेस्टर से आपको ज़्यादा मिलने का चांस है। तो क्या, क्योंकि 8 से लेके 10, 12, 15 तारीख तक बहुत सारे एसआईपी इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो मार्केट थोड़ा सा लिटिल बिट हाई रहता है। इसके वजह से आप अगर मंथ एंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ मिलने की चांस है। बाकी तो म्यूचुअल फंड के बारे में मैं लाइव इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं हर एक ऐप में वो जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहें। आपको आईपीओ के बारे में बताने वाला हूँ, आईपीओ होता क्या है और आईपीओ से लिस्टिंग गेन पाके आदमी लोग कैसे बाहर निकलते हैं और आईपीओ लेने के फायदे क्या है और आईपीओ होता क्या है, ये सबसे पहली बात करते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब जब भी नई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है और रिटेलर्स मतलब आम आदमी को अपना शेयर का बंटवारा देती है और उनसे फंड रेज करती है। फंड रेज करके वो कंपनी कई कई अनक जगह पे यूज कर सकती है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, एम्प्लॉय की क्वांटिटी बढ़ानी है, कब कंपनी के पास वर्कलोड ज्यादा है, या तो कंपनी को एक्सपांड करना है, कंपनी बड़ी लेवल पे करनी है। फॉर एग्जांपल के लिए डीमार्ट समझ लीजिए, डीमार्ट है, उनके इंडिया में कितने ब्रांचेस है, इतने ब्रांचेस खोलने के लिए वो कहाँ से फंड रेज करेंगे, तो उसके लिए वो आईपीओ लेके आते हैं। उनको तो समझ में आ रहा है कि बिजनेस अपना प्रॉफिटेबल है, लोन उठाएंगे तो कंपनी को बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वैसे ही कंपनी क्या करती है, फंड रेज करने के लिए फर्स्ट टाइम आईपीओ लेके आती है। जब भी वो रिटेलर इन्वेस्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशन वाले को या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वालों को वो ऑफर करती है शेयर्स लेने के लिए और शेयर्स का एक प्राइस डिसाइड करती है और ये सभी वेरीफाई करता है सेबी। अपना इंडिया का एक ऐसा संस्था है जो इन सभी चीजों के ऊपर कंट्रोल रखता है और वो चीजों में कोई गलत चीज तो नहीं हो रही है। मतलब समझ लीजिए अभी डीमार्ट का आईपीओ आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, डीमार्ट लिस्टिंग है सब है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। समझ लीजिए अभी डीमार्ट है, डीमार्ट का आईपीओ आ रहा है, तो उसका एसेट्स कितना है, कंपनी की वैल्यूएशन क्या है,
कंपनी नेटवर्क कितना कमाती है, प्रॉफिट कितना कमाती है, पिछले 3 साल में कितना उन्होंने अच्छे से प्रॉफिट बनाया है। ये सब चीज़ें कोई कंपनी ये जो फंड रेज कर रही है वो गलत जगह पे तो नहीं इस्तेमाल कर रही है, वो कहाँ है यूज करने वाली, ये सब चीज़ों को वेरीफाई करता है सेबी। सेबी इसके ऊपर पूरा ध्यान रखता है, पूरा वेरीफाई करता है कि ये सब सही चीज़ों के लिए फंड रेज कर रहे हैं रिटेलर से और इन्वेस्टर से। ये सब वेरीफाई होने के बाद में, सेबी का अप्रूवल होने के बाद में आईपीओ आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए डीमार्ट का आईपीओ आ गया। अभी उनको तो पता है अपना बिजनेस अच्छा है, तो हमारा पूरे देश में हमें ब्रांचेस खोलने हैं। तो उनके ऑलरेडी फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए 100 स्टोर्स है, लेकिन उनको पता है बिजनेस अच्छा है, उनको 200 स्टोर्स करने हैं। इसके लिए उन्होंने शेयर मार्केट में किया, या तो उनको समझ लीजिए उनके खर्चे नहीं निकल रहे हैं, उनको बिजनेस तो अच्छा है लेकिन खर्चे नहीं निकल रहे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, मतलब एम्प्लॉय को ज़्यादा एम्प्लॉय अपॉइंट करने हैं ताकि अच्छे से मैनेजमेंट कर पाए, ज़्यादा वेयर हाउस खोलने हैं, या तो आउट ऑफ इंडिया में भी उनको ब्रांचेस खोलने हैं। इसके लिए कंपनी फंड रेज करती है। फर्स्ट टाइम जब भी फंड रेज करती है तभी आता है आईपीओ। और आईपीओ अभी समझ लीजिए सिक्योर तो है, क्योंकि सेबी इसके ऊपर पूरा कंट्रोल करके इसको वेरीफाई करके फिर ही लिस्टिंग होता है। अभी समझ लेते हैं आईपीओ अनाउंसमेंट होने के बाद में प्रोसीजर क्या रहती है। जैसे आईपीओ अनाउंसमेंट होता है तो प्राइमरी मार्केट में आईपीओ ओपन होता है। तो जब भी रिटेलर्स के लिए आईपीओ ओपन होता है तभी सिर्फ 3 दिन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। हॉलीडेज वगैरह वीकेंड्स वगैरह छोड़ के वो बढ़ सकते हैं डेज, लेकिन नॉर्मली 3 ही दिन आईपीओ ओपन होता है। जैसे पकड़ लीजिए सैटरडे संडे आ गया तो समझ लीजिए 5 दिन दिखाएगा, लेकिन नॉर्मली आईपीओ 3 दिन के लिए ओपन होता है। आपको रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम 15,000 का लॉट रहता है। मतलब कोई भी आईपीओ में आप लेने जाएंगे तो उसके प्राइस बैंड के हिसाब से 14,000 से 15,000 के बीच में, लेकिन कम से कम 14,000 13,000 के बीच में आपको फंड अपने पास सेविंग अकाउंट में कहाँ रखना पड़ेगा, ताकि आप हर एक आईपीओ के अप्लाई कर सके, या कोई अच्छी कंपनी लग रही है आपको तो आईपीओ ले सके। तो मिनिमम आप 3 दिन अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है मिनिमम आपके पास 15,000 चाहिए। थर्ड कंडीशन मैं आपको अभी बताता हूँ। आप हमेशा अप्लाई करते समय पे कट ऑफ प्राइस पे करें, एम्प्लॉय कोटे में ना करें। अगर आप एम्प्लॉय है तो ही एम्प्लॉय कोटे में अप्लाई करें, अदरवाइज आप उसमें एम्प्लॉय कोटे में इन्वेस्टमेंट ना करें। अभी आगे की बात करते हैं, लिस्टिंग गेन लेके लोग कैसे फायदा उठाते हैं और कैसे मालामाल होते हैं आईपीओ से, इसके बारे में मैं बताता हूँ। और तगड़ा प्रॉफिट कमाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि आईपीओ में अप्लाई करते हैं और फिर निकल जाते प्रॉफिट लेके। कोई अच्छी कंपनी है तो उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आईपीओ थोड़े दिन बाद माइनस में जाता ही है। तो आईपीओ जैसे आता है तो 3 दिन बाद वो लिस्टिंग हो जाता है, और लिस्टिंग होके सेकेंडरी मार्केट में, मतलब जैसे अपने निफ्टी ट्रेड करता है, जैसे बाकी टीसीएस या डीमार्ट जैसे शेयर सभी ट्रेड कर रहे हैं, वैसे ट्रेड करने लगता है। और वो उतार चढ़ाव करते करते फिर अगर अच्छा बिजनेस है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो वो ऊपर जाता है। तो अभी बात करते हैं लिस्टिंग गेन, जीएमपी, और कैसे लोग इससे फायदा उठाते हैं। समझ लीजिए अभी डीमार्ट का शेयर आया। डीमार्ट तो अपनी अपने फंड रेज करने हैं तो अच्छी खासी प्राइस रखेगा ताकि कंपनी को फायदा हो। ये तो फर्स्ट बात हो गई। कोई भी कंपनी है, मेरी भी कंपनी, आपकी भी कंपनी, आप सोचेंगे कि वो अच्छे प्राइस पे शेयर्स उसके बिके, तो अच्छे प्राइस पे वो लेके आते हैं। लेकिन उसके शेयर्स के फंडामेंटल्स और बाकी सब देखते हुए कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी अगर स्ट्रांग है तो उसमें इन्वेस्टर्स ज़्यादा आते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर डीमार्ट है, उसमें आईपीओ आया तो उसमें एक शेयर के लिए 200 लोग, 300 लोग, 1,000 लोग अप्लाई करते हैं। कितने लोग, मतलब 200 गुना लोग अप्लाई करते हैं। तो समझ लीजिए जितना इंटरेस्ट बढ़ेगा वो शेयर्स में, जितना इंटरेस्ट बढ़ेगा, लोगों का डिमांड बढ़ेगा, उतना शेयर का प्राइस बढ़ेगा। उसके वजह से क्या होता है, आईपीओ जब भी लॉन्च होने के टाइम पे उसके पहले ही ग्रे मार्केट प्रीमियम, मतलब समझ लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ, आपका कोई भी ऑर्डर है, समझ लीजिए एक बिल्डर है और एक सीमेंट सप्लायर है। जो बिल्डर है उसको कम रेट में मिलेगा तभी वो सीमेंट खरीदेगा, और पांच पांच डीलर है उसको टेंडर भर रहे हैं। तो समझ लीजिए 5 अलग अलग आदमी अलग अलग प्राइस डालेंगे, लेकिन उसमें एक जो आदमी है उसको पता है कि ये कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल होने वाली है। बिल्डर जो है, अपने को ऑर्डर अगर ये मिल गया तो अपने को कम से कम 5-10 साल सीमेंट सप्लाई करते रहना पड़ेगा, और अपने को 5 साल कोई टेंशन नहीं, मार्जिन अगर कम भी रहे तो भी अपना रोलिंग चलता रहेगा। ये एक टेंडर भरने वाले सीमेंट डीलर को पता है। तो वो सीमेंट डीलर क्या करेगा, दूसरे सीमेंट डीलर को, और एक बोलेगा जो छोटा रहेगा उसके अंडर में काम करता रहेगा, उसको बोलेगा तू भी टेंडर भर। वैसे ही आईपीओ में होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। मतलब समझ लीजिए
अगर वो एक सीमेंट डीलर है, वो और 2-3 टेंडर भरा के अपना अच्छा टेंडर है दिखा सकता है। वैसे ही आईपीओ में भी होता है। जैसे आईपीओ में अगर किसी को अच्छा लगता है बड़े बड़े इन्वेस्टर को, तो वो क्या करते हैं, बाकी लोगों से भी एप्लीकेशन करने के लिए बोलते हैं और उनका जो प्रॉफिट है वो फिक्स रखते हैं। मतलब समझ लीजिए एक शेयर में 100 रुपए प्रॉफिट होने के चांसेस है आईपीओ में, एक आईपीओ में। तो एक बंदा क्या करेगा, आपको एप्लीकेशन करने के लिए बोल देगा और 10 रुपए उसको मार्जिन रखेगा, बोलेगा मेरा लॉस होए प्रॉफिट होए तेरे को 10 रुपए दे दूंगा। आप अप्लाई करते रहने का। ऐसा ग्रे मार्केट प्रीमियम में एप्लीकेशन ज्यादा होते हैं। जब भी एप्लीकेशन ज्यादा होते हैं तो प्राइस ज्यादा बढ़ने की चांसेस रहते हैं। और जीएमपी अगर ज्यादा है तो समझ लीजिए प्रॉफिट होने का चांस ज्यादा है। ये समझ के ज्यादातर करके लोग अप्लाई करते हैं। और जैसे आईपीओ लॉन्च होता है मार्केट में, वैसे शेयर जो भी शेयर है आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। जब तक आईपीओ लिस्ट नहीं होता है तब तक खरीद बेच नहीं सकते। जैसे आईपीओ लॉन्च होता है, जैसे लिस्टिंग होती है, वैसे आप वो जो शेयर है वो बेच सकते हैं। और ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर अच्छा बनता है, अच्छे खासे लोग उसमें अप्लाई करते हैं, और जो इन्वेस्टर है उनको वो ज्यादा इंटरेस्टेड है और वो ज्यादा लोगों को अप्लाई करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो समझ लीजिए उसमें अच्छा खासा प्रीमियम बन के आएगा, अच्छा खासा प्रॉफिट बन के आएगा। और अपने चैनल पे जीएमपी के बारे में, लिस्टिंग गेन के बारे में, आईपीओ की डेट्स के बारे में सब अपडेट्स आते रहते हैं। अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको बेल आइकन भी हिट करके रखे, ताकि आपको हर एक आईपीओ का डिटेल आपको देखने के लिए मिल सकता है। जीएमपी हर एक आईपीओ का अपने अपने चैनल पर अपडेट होता रहता है जीएमपी। वैसे जीएमपी अगर समझ लीजिए ज्यादा है, 20% है, 30% है, तो उससे अंदाजा लग जाता है कि ये आईपीओ आने के बाद में कितना लिस्टिंग गेन देता है। अभी थर्ड बात हो गई, ज्यादा करके लोग क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं आईपीओ के लिए और घर के अलग अलग मेंबर के नाम से अप्लाई करते हैं ताकि लकीली मिल जाए। घर के अगर 4 मेंबर है, चार में से एक भी आदमी को अगर मिल गया तो समझ लीजिए फायदा होने का चांस है। अगर सबको मिलता नहीं है, इसके लिए घर के हर एक मेंबर के नाम पे डीमेट अकाउंट आजकल होना जरूरी है। डीमेट अकाउंट की लिंक मैं अभी प्रोवाइड करने वाला हूं अपने डिस्क्रिप्शन में, तो डीमेट अकाउंट खोल लीजिए। और दूसरी बात क्या है, हर एक आईपीओ को हर एक फैमिली मेंबर से अप्लाई करिए। आपको मिल गया तो अच्छा है, आप बेनिफिट निकाल के। अभी बाकी लोग क्या करते हैं, जैसे ही आईपीओ लिस्टिंग हो गया वैसे ही प्रॉफिट देख लेते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। वो आगे जाके आगे जाए या डाउन हो जाए कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट निकाल के निकल जाते हैं लोग। वैसा क्यों करते हैं लोग, क्योंकि उसके पीछे रीजन है। अभी अच्छे खासे प्राइस बैंड पे आईपीओ लॉन्च होता है। जो भी इन्वेस्टर है वो ज्यादा करके 80, 70, 60% लोग हैं, वो आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए आते हैं। जैसे लिस्टिंग गेन मिला वो अपना फंड निकाल लेते हैं, तो वैसे ही शेयर गिरने लगता है। तो ये बात जरूर ध्यान रखें कि आईपीओ पे अप्लाई करने के बाद में अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है, अलॉटमेंट के बाद में लिस्टिंग गेन लेके बहुत सारे लोग निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा ख्याल करें, अगर लिस्टिंग गेन मिल रहा है तो उसको लेके थोड़ा सा आप साइड हो जाइए। और उसके बाद में अगर आपको लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो अगर वो 1 साल बाद, 6 महीने बाद वो रिट्रेस होगा, तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म ट्रेड, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट, तो आप ख्याल रखें और इन्वेस्टमेंट करें। अपने चैनल को पूरे शेयर मार्केट के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट फंड मैनेजमेंट, एफडी, उसके बारे में, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, किसी के भी बारे में आपको कोई डाउट रहेगा कमेंट करिए। हम वीडियो लेके आने का जरूर कोशिश करेंगे। अपने चैनल प्रॉफिटेक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। में अभी आईपीओ में अप्लाई करने के बाद अलॉटमेंट मिलता नहीं है, ये सबका प्रॉब्लम है। और आईपीओ मिलता नहीं, उसके भी बहुत सारे कारण है, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आईपीओ नहीं मिलने के कारण क्या क्या है। फर्स्ट, आपको मैं बता देता हूँ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें लिस्टिंग गेन। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा नहीं तो जरूर देखें कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में लिस्टिंग गेन की लेके लोग कैसे पैसे कमाते हैं, और आईपीओ में ये सेफ है क्या, उसके बारे में सब मैंने बता दिया है अपने पिछले वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके रिलेटेड वीडियो में वो लिंक डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिए। आईपीओ में ज्यादा करके लोग अप्लाई करते हैं और अलॉटमेंट नहीं मिलता है, यही सबका कंप्लेंट है। और मेरे कंपनी में और मेरे जो साथ में कलीग्स है, उनका तो कहना है आपको आईपीओ लगता है, हमें आईपीओ नहीं लगता है। उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ कि आपको आईपीओ क्यों नहीं लगता है और रीजन क्या है, आईपीओ में अप्लाई करने के टाइम पे क्या क्या चीजों का ख्याल रखना चाहिए। फर्स्ट टाइम आप चेक करिए कि कोई भी आईपीओ में अप्लाई करना है आपको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करिए कि वो आईपीओ अच्छा है, मतलब अच्छी कंपनी है क्या, फंडामेंटली स्ट्रांग है क्या, उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या बन रहा है, लिस्टिंग गेन दे सकता है क्या, उसमें कुछ इनसाइट, कुछ न्यूज़ है क्या। तो गूगल पे आप सर्च करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, अपने चैनल पे अपडेट्स आते रहते हैं, अपने चैनल पे देखिए कि उसके बारे में कुछ अपडेट आ रही है।
फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करें कि आईपीओ अच्छा है क्या। सेकेंड, आप हर हमेशा आईपीओ में अप्लाई करने के टाइम पे कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट है क्या वो चेक कर लीजिए। देखिए कैसे है, अगर आप एक आईपीओ जो है आता है तो उसमें बहुत सारी डिमांड होती है, गुना में लोग अप्लाई करते हैं, मतलब एक शेयर के लिए एक लॉट के लिए 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग अप्लाई करते हैं, तो आपको अलॉटमेंट मिलने का चांस कम है। इसके लिए हर हमेशा याद रखें कि आप एक ही लॉट में अप्लाई करें, ना कि ज़्यादा की आशा में 2 लॉट 3 लॉट में अप्लाई करें। लकीली आपको मिल भी सकता है, लेकिन मिलने के चांसेस कम है। तो आप हर हमेशा ख्याल रखें कि आप आईपीओ में अप्लाई करने के टाइम पे एक ही लॉट लेके आप अप्लाई करें। सेकेंड थिंग है, आप कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करें। मतलब समझ लीजिए एक शेयर का प्राइस आईपीओ ओपन हो रहा है 100 से लेके 110 रुपए पे, और जो उसका कट ऑफ प्राइस क्या रहेगा 110 रुपीज, और 100 रुपीज उसका प्राइस रहेगा। 100 से 110 रुपीज तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन समझ लीजिए एक लॉट लेने के लिए 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो एक्चुअली वो जो जो जितने लोग ज्यादा कट ऑफ प्राइस पे मतलब हायर प्राइस पे जो अप्लाई करेंगे उनको ही मिलेगा ना आईपीओ। मतलब कंपनी क्यों अपना 10 रुपए लॉस कर लेगी। अगर एक लॉट के लिए 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो एक ही आदमी को देना है 100 में से, तो कंपनी जिनका प्राइस बैंड ज्यादा रहेगा उनको ही अप्लाई अलॉटमेंट करेगी। तो हर हमेशा याद रखें सेकेंड थिंग कि आपको कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना है। और थर्ड बात, हर हमेशा मेरे फैमिली मेंबर्स ने भी ये गलती की है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एम्प्लॉय कोटे में अप्लाई ना करें। अगर आप एम्प्लॉय है, अगर आपके पास एम्प्लॉय कोड है उस कंपनी का, तो ही आप अप्लाई करें, और आप लाइव वर्किंग है वो कंपनी में तो ही अप्लाई करें, वरना एम्प्लॉय कोटे में अप्लाई मत करिए, आपको अलॉटमेंट मिलेगा नहीं। अगर गलती से एक आध दो मतलब समझ लीजिए आपके दोस्त है उसने एम्प्लॉय कोटे में अप्लाई कर दिया और गलती से उसको मिल गया, तो उसके ऊपर मत विश्वास करिए। अगर उसको मिल भी गया है तो भी समझ लीजिए बाय मिस्टेकली मिल गया रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, एम्प्लॉय कोटे में आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट ये 3 चीज का ख्याल रखें, कट ऑफ प्राइस, एक ही लॉट, एम्प्लॉय कोटे में अप्लाई नहीं करना है। इन चीजों का अगर आप ख्याल कर दें तो ही आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस है। बाकी तो एप्लीकेशन करते समय ख्याल रखें कि सब्सक्रिप्शन देख के एप्लीकेशन करें। मतलब अगर 2 दिन बाद 3 दिन बाद अगर आप देखते, अभी आप ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे आप अप्लाई करेंगे तो आपको अलॉटमेंट मिलेगा और तीसरे दिन लास्ट डे अप्लाई करेंगे तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो समझ लीजिए आपको तीसरे दिन सब्सक्रिप्शन रेट देख के, अपने चैनल पे अपडेट आता रहता है, आपको देखना नहीं पता है तो सब्सक्रिप्शन रेट के बारे में भी अपने चैनल पे अपडेट आता रहता है, तो वो भी देखा करिए। तीसरे दिन आपको सुबह देखना है सब्सक्रिप्शन क्या हुआ है। अगर अच्छा खासा गुना में सब्सक्रिप्शन हुआ है 10 गुना 20 गुना 200 गुना, तो ही आपको उसमें एंट्री लेनी है। सब्सक्रिप्शन रेट देख के तभी आपका अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। ये सब चीज़ों का ख्याल करके आप अगर आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको अच्छा गेन भी मिल सकता है और अलॉटमेंट मिलने के चांसेस भी ज़्यादा है। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है अपने। और बाकी सब कुछ अपने नए अपडेट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रॉफिटेक अपने चैनल का नाम है। अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए, ताकि अपने ऐसे ही वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं अपने चैनल पे, और अपने चैनल को नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद। अभी गोल्ड बीज और सिल्वर बीज तो लाइव ट्रेड करता है मार्केट में। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है आपको, अगर थोड़ा वो ट्रेडिंग सीखना है या स्विंग ट्रेडिंग करना है, थोड़ा सा 2-3% डाउन हो गया तो आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। समझ लीजिए अभी 75,000 पे गोल्ड था नॉर्मल मार्केट में, लेकिन अगर आप 24 कैरेट का गोल्ड देखेंगे, 2-3% गोल्ड बीज और सिल्वर बीज, गोल्ड बीज और सिल्वर बीज, अभी गोल्ड बीज और सिल्वर बीज तो लाइव ट्रेड करता है मार्केट में। तो गोल्ड बीज और सिल्वर बीज, अभी गोल्ड बीज और सिल्वर बीज तो लाइव ट्रेड करता है मार्केट में। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है आपको, अगर थोड़ा वो ट्रेडिंग सीखना है या स्विंग ट्रेडिंग करना है, थोड़ा सा 2-3% डाउन हो गया तो आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। समझ लीजिए अभी 75,000 पे गोल्ड था नॉर्मल मार्केट में, लेकिन अगर आप 24 कैरेट का गोल्ड देखेंगे तो 83-84 तक पहुंच गया था। लेकिन अभी एक हफ्ते में कम से कम गोल्ड 3 से 4% के ऊपर गिर चुका है। तो आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट करिए और उसके बाद में सेल करिए, तो 5-6% का आप ग्रोथ भी पा सकते हैं कुछ ही दिनों में। 1 हफ्ते 2 हफ्ते में या 1 महीने में 2 महीने में भी आप
5-6% निकाल सकते हैं। ये गोल्ड बीज का एक बेनिफिट है। इसमें आपको अगर बिगनर्स है तो आप सीख सकते हैं कि इसमें ट्रेडिंग कैसा किया जाता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो सबसे बेहतर है, कोई टेंशन नहीं, गोल्ड बीज सिल्वर बीज 10 रुपए 50 रुपए से आप इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और कोई भी टेंशन नहीं, जैसा गोल्ड का रेट भी बढ़ता जाएगा वैसे आपका गोल्ड बीज और सिल्वर बीज का भी रेट बढ़ता जाएगा। इसके लिए गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये गोल्ड बीज और एसजीबी में थोड़ा सा अंतर है। गोल्ड बीज लाइव ट्रेड करता रहता है और एसजीबी साल में 2 बार बॉन्ड्स ओपन होते हैं, वही बॉन्ड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई भी बैंक में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और गोल्ड बीज और सिल्वर बीज है वो ट्रेडिंग करता रहता है, उसमें हर दिन ट्रेड होता है, तो आप उसमें जाके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 50-60 रुपए से भी आपका इन्वेस्टमेंट शुरू हो सकता है। और अगर गोल्ड गिरता है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, समझ लीजिए 50 रुपए से आपका गोल्ड गिर के 48 रुपीज हो गया, तो कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप और इन्वेस्टमेंट करिए, एवरेज करिए उसको, ताकि आपको आगे जाके बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। ये ईटीएफ में सबसे बड़ा बेनिफिट है एवरेज करने का, आपको मिल सकता है। और आपको गोल्ड एसजीबी में एक माइनस पॉइंट है कि आप 5 साल के लिए मिनिमम रखना पड़ता है एसजीबी, ताकि आपको कुछ टैक्स ना लगे, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस ना लगे। और मैक्सिमम 8 साल के लिए आप रख सकते हैं। लेकिन गोल्ड बीज और सिल्वर बीज हैं जो ईटीएफ है, वो आप कभी भी बेच सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं। आपके पास लिक्विड फंड है, मतलब आपके पास सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हैं, आपको उसके 6 महीने के लिए जरूरत नहीं है, 1 साल के लिए जरूरत नहीं है, तो आप पैसे पड़े हैं, आपको उसके 6 महीने के लिए जरूरत नहीं है, 1 साल के लिए जरूरत नहीं है, तो आप सीधा गोल्ड बीज में, गोल्ड ईटीएफ में डाल सकते हैं। इसके लिए गोल्ड बीज और सिल्वर बीज आपको अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी बेहतर है। अगर आपको थोड़ा बहुत, आप एकदम बिगनर है और आपको ट्रेडिंग सीखना है, खरीदना बेचना सीखना है, इंट्राडे सीखना है, या स्टॉप लॉस टारगेट कैसे मैनेज किया जाता है। स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस और टारगेट आपका कोई भी फिक्स नहीं रहता है, उसमें आप लगा नहीं सकते। लेकिन गोल्ड बीज और सिल्वर बीज में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे आप टारगेट फिक्स कर सकते हैं और मनी मन में और एक पेपर पे या एक्सेल में लिख के रख सकते हैं कि मेरे को ये प्राइस पे आया तो लेना है और ये प्राइस पे आया तो बेचना है, या तो इस प्राइस के नीचे मेरे को बाहर निकलना है। तो ट्रेडिंग कैसे होता है उसके बारे में आप सीख सकते हैं। मित्रांनो नमस्कार, आई वडिलांना आणि श्री गुरुदेव दत्तांना वंदन करतो आणि आजच्या या आपल्या फ्री ट्रेनिंगची पॉइंट है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भी एक आसान पॉइंट है। म्यूचुअल फंड पॉइंट है। म्यूचुअल फंड भी एक आसान तरीका है, आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, अच्छे रिटर्न्स पाने हैं, गोल्ड से भी बेहतर रिटर्न्स पाने हैं, तो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक फायदा है कि आपको कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं रहता है। जो भी आपका फंड मैनेजर है, जैसे आईसीआईसी बैंक का रहता है, एसबीआई बैंक के रहते हैं फंड्स, निपॉन के रहते हैं म्यूचुअल फंड्स, और अपने मोतीलाल ओसवाल के रहते हैं, तो उसमें फंड मैनेज करने का आपको कोई टेंशन नहीं। स्टॉक गिरा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, उसका रिजल्ट अच्छे नहीं आए, उसने प्रॉफिट अच्छा नहीं किया, तो स्टॉक अच्छा काम नहीं कर रहा है, उसको एग्जिट मारना है, दूसरा स्टॉक ऐड करना है, वो कोई भी टेंशन आपको लेने का जरूरत नहीं रहता है म्यूचुअल फंड में। इसके लिए म्यूचुअल फंड में आप सेफ आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी मार्केट गिरा हुआ है, लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अच्छा बेनिफिट आपने को मिलने को देख सकता है। और उसी म्यूचुअल फंड में आप एक है चौथा पॉइंट, एसआईपी कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी करते हैं तो एसआईपी करके आपको तो एकदम टेंशन फ्री, जो भी बड़े बड़े मतलब अभी नॉर्मल बिजनेसमैन लोग हैं जिनकी दुकान है और उनको वक्त नहीं मिलता है, उनके लिए, या जॉब करते हैं और शेड्यूल बिजी रहता है, उनके लिए एसआईपी बहुत ही अच्छा है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है म्यूचुअल फंड में, आप हर महीना एक लिमिट सेट करना है कि 5,000 मेरा हर महीना, या 2,000 मेरा, या 10,000 या 50,000, जो भी अमाउंट है आप हर महीना इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप डेट फिक्स करिए, 10 तारीख का डेट फिक्स करिए, उसी तारीख को आपका एसआईपी में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। एक सबसे बेस्ट और सबसे आराम से इनकम जनरेट करने का एक आसान तरीका है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होगा कम से कम 5 से 10 साल के लिए। ये सभी जो आइडियाज है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर मैं बता रहा हूँ आपको कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे आसान तरीके हैं शेयर मार्केट में, इसमें आप कम से कम 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करिए। अगर 1-2 साल 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये तरीका, कोई 5-6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो शेयर मार्केट में आना ही नहीं है किसी को भी। तो इसके हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ कि कम से कम 10 साल का इन्वेस्टमेंट सोच के आप चलिए। एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि ना आपको वक्त देना है,
ना कोई टेंशन है फंड मैनेजमेंट करने का। डेट फिक्स करिए और रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहिए। एफडी जैसा रिलैक्सेशन है इसमें। एफडी जैसा आपको एक बार फिक्स करना है और आपकी इन्वेस्टमेंट चलती रहेगी और अच्छे बेनिफिट्स एफडी से कम मिनिमम। एफडी में 7% 8% मिलते हैं, इसमें मिनिमम 12% से ऊपर ही, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, मतलब मैक्सिमम 15% 16% ऑन एन एवरेज आपको मिले। और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो सेफ भी है। और सबसे बेहतर ऑप्शन इसमें से मेरे को जो सबसे बेहतर ऑप्शन लगता है वो है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड, जो आप मार्केट में ट्रेडिंग भी सीख सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो सेफ भी है। और सबसे बेहतर ऑप्शन इसमें से मेरे को जो सबसे बेहतर ऑप्शन लगता है वो है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना के रखा है, तो आप वो भी जाके स्टडी कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका और सबसे सेफ तरीका, इसके लिए मैं आज इसका डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में सीखने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्टॉक मार्केट। मतलब अभी आप समझिए ट्रेडिंग सीखना है आपको, तो सपोर्ट रजिस्टर्स क्या होता है, कैंडलस्टिक क्या होता है। अभी ईटीएफ में आपको कैंडल्स सही नहीं देखने को मिल सकती है, लेकिन आप अगर निफ्टी 20 लेते हैं उसका सेम चार्ट आप निफ्टी का चार्ट देख के इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग सीखने के लिए और मार्केट कब गिरता है कब बढ़ता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होने के लिए, बिगिनर्स के लिए मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट, स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट सीखना है तो सबसे बेस्ट और सबसे पहला ऑप्शन है ईटीएफ। आप ईटीएफ में जाके इन्वेस्टमेंट करिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि मार्केट कैसा चलता है और मार्केट में क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं, इसके बारे में आपको सब मालूम हो जाएगा ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने पे। और ये लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट क्यों है, क्योंकि ये एक शेयर नहीं है, ये बास्केट है, बहुत सारे शेयर्स का बास्केट है। इसके लिए इसमें लॉस होने का कोई भी टेंशन नहीं है और ना ही आपको फंड मैनेज करना है। मतलब समझ लीजिए आपका 15 शेयर्स का पोर्टफोलियो होता है, 10 या 15 शेयर्स का, लेकिन ईटीएफ में ऑलरेडी 15 50 100 शेयर्स रहते हैं। तो कौन सा शेयर बेचना है कौन सा खरीदना है वो देखने का कोई आपको टेंशन नहीं है। जैसे निपॉन का ईटीएफ 20 आता है, उसमें निपॉन इंडिया जो है कंपनी, वो आपका स्टॉक्स मैनेज करते कौन सा बेचना है कौन सा खरीदना है। तो आपको बास्केट की वजह से इसमें कोई भी टेंशन ले, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे बेस्ट है। इसमें एवरेज भी कर सकते हैं आप, एक्सपेंस रेशो भी कम लगता है आपको। ऐसे बहुत सारे ईटीएफ के बेनिफिट है। और नए लोगों को जो सीखना है शेयर मार्केट, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है ईटीएफ, जो लाइव ट्रेड करता रहता है मार्केट में लाइव ट्रेड करने की वजह से आपको कब खरीदना है कब गिर रहा है, 1:30 बजे का ट्रेड क्या होता है, 10 बजे का ट्रेड क्या होता है, उसके बारे में आपको अच्छे से मालूम पड़ेगा। कि ट्रेडिंग में टाइमिंग का भी वैल्यू रहता है, मतलब कौन से टाइम पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके वजह से आपको टाइमिंग मालूम पड़ेगा। मार्केट कितना गिरता है, हर साल में 1-2 बार 5-10% मार्केट गिरता है, उसके बारे में आपको मालूम पड़ेगा। आपको जब मन चाहे तब आप ईटीएफ बेच सकते हैं। मतलब जिस दिन मार्केट शुरू है, मतलब सैटरडे संडे छूट के या सैटरडे संडे छोड़ के और जब भी हॉलीडे छोड़ के कभी भी जैसे स्टॉक ट्रेड करता है सेम वैसे ही ट्रेड करता है। इसके लिए आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और जब मन चाहे तभी आप बेच सकते हैं। जब भी आपको इमरजेंसी फंड का जरूरत पड़ता है तो आप एटीएफ को बेच भी सकते हैं कभी भी। और जब मन चाहे आपको 2 बजे 3 बजे जब भी खरीदने का है तभी आप इसमें खरीद सकते हैं। तो ट्रेडिंग सीखने के लिए बेस्ट ऑप्शन है ईटीएफ। और एवरेज भी करते रहिए। ईटीएफ में आईपीओ आया है और इन्विरो इंफ्रा इंजीनियर्स का आईपीओ जो है वो अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दे सकता है। अच्छा खासा मतलब एवरेज लिस्टिंग गेन दे सकता है, ऐसी अपेक्षा है। हम जानते हैं 22 नवंबर से 26 नवंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 26 नवंबर को 5 बजे तक आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश करें कि 4-5 घंटे या एक दिन पहले अप्लाई करें, ताकि जो बैंक से आपको नोटिफिकेशन आके आपका जो ऑटो पे का ऑप्शन और ब्लॉकिंग का ऑप्शन हो जाता है। इसके लिए ध्यान रखें कि थोड़ा 5-6 घंटे पहले एप्लीकेशन करके रखें। 22 से लेकर 26 नवंबर तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लॉट साइज रहेगा 101, मतलब एक शेयर की प्राइस रहेगी 140 से लेके 148 रुपीज तक और एक शेयर्स मिलेंगे आपको इसमें। और 14,140 का लॉट का प्राइस रहेगा। कंपनी इश्यू साइज लेके आई है 650 करोड़ के लिए आईपीओ लेके आई है कंपनी। और फाइनेंस का बात करेंगे हम तो रेवेन्यू अच्छा खासा हर साल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 2022 में 224 था, 2023 में 338 था
और 2024 में सीधा डबल हो गया, रेवेन्यू 729 हो गया। और एसेट्स वैल्यू देखेंगे आप तो 2022 में 148 करोड़ के एसेट्स थे, वही 2023 में 348 करोड़ के एसेट्स हो गए। मतलब लगभग समझ लीजिए 2022 से लेके 2023 में भी डबल हो चुके हैं। और 2023 से 2024 तक 761 करोड़ के एसेट्स हो गए। मतलब 2023 से 2024 तक तो वही ये लास्ट ईयर में भी एसेट्स वैल्यू डबल हो चुकी है। और प्रॉफिट में भी हमें सेम देखने को मिल रहा है। 2022 में 34.55 करोड़ का रिटर्न प्रॉफिट था, वही 2023 में 55.34 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। मतलब वही वो 50-60% के अप्रोक्सीमेट आपको प्रॉफिट में भी गेन दिख रहा है। और लास्ट 2023 और 24 के ईयर में आप देखेंगे तो 55 से सीधा 109 डबल का प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। इसके वजह से थोड़ा सा इंफ्रा में अप्लाई करने के लिए हम भी सोच रहे हैं, और आप भी जरूर ख्याल करें कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्या, थोड़ा एनालिसिस करके अप्लाई करने की कोशिश करें। वैसे तो आईपीओ में 100%, 150%, 160%, अभी टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आया था 160% दिया था, बजाज फाइनेंस का आया था 130% के आसपास लिस्टिंग गेन दिया था। ऐसे बहुत सारे आईपीओ हैं जो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स उन्होंने दिए हैं कुछ ही दिन में। लेकिन ये जो आईपीओ है इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन अप्लाई करके आप 15-20%, मतलब समझ लीजिए आप हर एक शेयर के पीछे 30 रुपीज की गेन की अपेक्षा कर सकते हैं। जो ग्रे मार्केट प्रीमियम आप देखेंगे तो 31 रुपीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम आ रहा है, जो कि समझ लीजिए कि आपके 30%, मतलब समझ लीजिए आप हर एक शेयर के पीछे 30 रुपीज की गेन की अपेक्षा कर सकते हैं। जो ग्रे मार्केट प्रीमियम आप देखेंगे तो 31 रुपीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम आ रहा है, जो कि समझ लीजिए कि आपके अमाउंट के 20% के अप्रोक्सीमेट, मतलब 15-20% आपको गेन देखने को मिल सकता है। इसके लिए आईपीओ में अप्लाई करना अच्छा है। और बहुत सारे आईपीओ इस वीक में आ रहे हैं, उसके बारे में हम रिव्यू लेके आएंगे। और इस आईपीओ के बारे में हमारा डिसीजन बनता है कि अगर इसमें अप्लाई कर सकते, अगर आप 15-20% के लिए आपके पास फंड है और आगे भी दूसरे 2-3 आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास फंड बैलेंस है, तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 10-20% के आसपास आपने को लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। और उसका पी रेशियो देखेंगे तो जो 21 पी रेशियो चल रहा है, जो कि इंडस्ट्रियल पी, मतलब ये जो कंपनी है वो वाटर सप्लाई के रिगार्डिंग काम करती है। मतलब डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और वेस्टेज वाटर और वाटर सप्लाई के रिगार्डिंग काम करती है। जो गवर्नमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ये उठाने की कोशिश करती है कंपनी। इसके वजह से इसका अगर पी रेशियो देखेंगे तो 21 है। जो पी रेशियो, इंडस्ट्रियल पी रेशियो इसका देखेंगे तो 30-40 के आसपास चल रहा है। मतलब समझ लीजिए अपने को थोड़ा सा डिस्काउंट पे मिल रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो आप इसमें अप्लाई करने के बारे में जरूर सोचें। और अपने ऐसे ही आईपीओ के बारे में और स्टॉक्स के बारे में जानकारी के लिए अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और जो नए इन्वेस्टर्स है उनके अंदर डर फैल रहा है कि और मार्केट कितना क्रैश होगा, 25% क्रैश होगा, 20% क्रैश होगा। ऑलरेडी मार्केट 10 से 11% के आसपास क्रैश हो चुका है और थोड़ा सा 1-2% रिटर्न भी हो चुका है। तो ऐसे ही चांसेस बन रहे हैं कि मार्केट रिटर्न भी हो सकता है। आज हम बात करने वाले कि मार्केट क्रैश हो रहा है तो क्या करना चाहिए और मार्केट कितना क्रैश हो सकता है। अभी हम अगर लास्ट 100 ईयर्स का डाटा स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट 100 ईयर्स में 95% ऐसा हुआ है, मतलब 95 बार 100 ईयर्स में 95 ईयर्स में ऐसा हुआ है कि मार्केट 5% गिरा है। मतलब समझ लीजिए 5% तो क्रैश अपना हो चुका है। अगला चांस है 10%, मतलब अपना 10% भी मार्केट क्रैश हो चुका है इंडियन मार्केट। तो 10% मार्केट ये जो क्रैश हुआ है वो 100 ईयर्स में 63 बार, मतलब 63 ईयर्स में मार्केट क्रैश हुआ है। समझ लीजिए 63% मार्केट 10% तक क्रैश होने का चांस है। अभी हम सोच रहे कि और 20% मार्केट क्रैश हो सकता है क्या, तो उसके चांसेस लगभग नहीं है। लेकिन मार्केट का कोई भी भरोसा नहीं है, मार्केट अभी भी नीचे जा सकता है।
और मार्केट कितना जा सकता है, 5% जा सकता है, 2% जा सकता है, कोई भी मार्केट का टॉप और बॉटम नहीं पकड़ सका। अगर वो मार्केट का टॉप और बॉटम पकड़ लिया तो समझ लीजिए वो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन हो जाएगा। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, अभी आपको लग रहा है कि अभी मार्केट और 20% गिर जाएगा, तो उसके चांसेस लास्ट 100 ईयर्स में कितनी बार मार्केट 20% को टच किया है वो हम देखते हैं। लास्ट 100 में से 25 बार, मतलब 25 ईयर्स मार्केट 20% के आसपास क्रैश हो चुका है। मतलब समझ लीजिए 25% मतलब बहुत ही कम है चांसेस कि मार्केट 20% तक क्रैश हो जाए। और 20% तक क्रैश होने का कोई रीजन है, कोविड है, कोई स्कैम है? ऐसा तो कोई स्कैम आज में लाइट मार्केट में कोई भी स्कैम नहीं हुआ है। अदानी का जो क्रैश हुआ है उसको हम स्टडी करेंगे तो मार्केट के ऊपर उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं है। अभी अदानी के सभी स्टॉक्स क्रैश हो रहे हैं, लेकिन वही इफेक्ट अगर आप मार्केट पे देखेंगे तो मार्केट तो पॉजिटिव जा रहा है। तो ऐसे मार्केट में सिम्टम्स बन रहे कि मार्केट यहाँ से रिटर्न हो सकता है, शायद और 2-3% का रिट्रेसमेंट दे के मार्केट यहाँ से रिटर्न हो जाए। लेकिन ऐसा भी कोई भरोसा नहीं कि मार्केट नीचे भी आ सकता है, उसके चांसेस सिर्फ 25% है, वो भी ना के बराबर है। और लास्ट 100 ईयर्स का डाटा स्टडी करते समय ये देखा जा रहा है कि 30% मार्केट में फॉल सिर्फ 10% बार आया है। मतलब 100 ईयर्स में सिर्फ 10 साल ऐसा हुआ है, मतलब हर 10 साल के बाद या हर 8 साल के बाद ऐसा हुआ है एक बार कि मार्केट 30% क्रैश हुआ है। मतलब बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट 30% क्रैश हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे आप डरिए मत, इन्वेस्टमेंट करिए, अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करिए। फंडामेंटली अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है तो उसी में इन्वेस्टमेंट करिए, कोई भी स्टॉक्स में, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई ऑपरेटर आ गया तो समझ लीजिए आपका नुकसान होने वाला है। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, लमसम में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का यही सबसे बढ़िया चांस है। और ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। और आप देखेंगे गोल्ड और मार्केट हर हमेशा क्रॉस में चलता है। जब भी गोल्ड का प्राइस बढ़ता है मार्केट क्रैश होता है, मार्केट का प्राइस बढ़ता है गोल्ड क्रैश होता है। लेकिन ये टाइम पे देखेंगे तो अब गोल्ड अच्छा खासा ऊपर जा चुका था, लेकिन गोल्ड में भी हल्का सा क्रैश आ चुका है। तो गोल्ड में भी आप स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी मैं इन्वेस्टमेंट का आपको सजेशन दे रहा हूँ और आप समझ लीजिए आपके पास 1 लाख का फंड है और आपने तुरंत इन्वेस्टमेंट कर दिया 1 लाख, तो उसमें आप लॉस में जाने के चांसेस है। कोई भी आप 10%, 20% स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपका नुकसान ना हो और आप डरिए नहीं कि मार्केट क्रैश हो रहा है तो हम क्या करें और क्या नहीं, इसके बारे में ज्यादा सोचिए नहीं। मार्केट में मतलब समझ लीजिए कि मार्केट में डिस्काउंट चल रहा है, अच्छे डिस्काउंट्स पे स्टॉक्स मिल रहे हैं, ईटीएफ्स मिल रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स मिल रहे हैं, तो अच्छे एनएवी पे म्यूचुअल फंड मिल रहे हैं, ऐसा सोच के आप इन्वेस्टमेंट करें। और ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे आपको ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत क्रैश और भी होता है और आपके पास 50,000 का है तो पहले 10% इन्वेस्टमेंट करिए, 5,000। फिर उसके बाद अगर 2-3% और गिरता है मार्केट तो और 10% इन्वेस्टमेंट करिए और 5% का इन्वेस्टमेंट करिए। अगर और 2-3% गिरता है मार्केट तो और 5-10 हजार का इन्वेस्टमेंट करिए। अगर मार्केट यहाँ से रिटर्न जा रहा है तो भी आप वैसे स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए मार्केट अभी इधर से रिटर्न आ रहा है तो अगर 3% अभी मार्केट 2 से 2.5% मार्केट रिटर्न आने के सिम्टम्स तो दिख गए, मतलब समझ लीजिए 2% के आसपास मार्केट रिटर्न हो चुका है। तो अगर वहां से हल्का भी रिटर्न होता है, मतलब 2% से फिर 0.5% तक रिटर्न होता है तो आप और 5,000 की इन्वेस्टमेंट करिए। ऐसे स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका एवरेजिंग अच्छा होगा और पूरे साल का जो प्रॉफिट है आपका, जो एफडी करेंगे आप जो 7%, 8%, साल का जो प्रॉफिट है आपका, मैं लिख के देता हूँ, आपका कुछ ही दिन में निकल जाएगा। आप देखेंगे कि 3 से 4 महीने में आपका वो साल का रिटर्न आप स्टॉक्स में और ईटीएफ्स में, म्यूचुअल फंड्स में देख सकते हैं। ऐसे बहुत कम चांसेस है, मतलब समझ लीजिए 20% ही चांस है कि मार्केट यहाँ से रिटर्न जाए और 80% चांस है कि मार्केट यहाँ से हाई की तरफ अपने जा सकता है। तो इन्वेस्टमेंट करते समय ज्यादा टेंशन ना ले, स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा। स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट करिए, नहीं तो विशाल बोला 1 लाख डाल दिया और कल मार्केट 5% क्रैश हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको शांति से सुने, 2 बार वीडियो देखें और फिर उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करें। स्टॉक भी रहेगा तो पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट मत करिए। पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा आप एक अच्छे ईटीएफ चॉइस करें
ETF के लिए कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं मेरा नंबर दे दूंगा, आप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करिए। म्यूचुअल फंड के बारे में, SIP के बारे में नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके अच्छे म्यूचुअल फंड के बारे में मैं सजेशन दे दूंगा, और कैसे म्यूचुअल फंड सर्च करने हैं, कैसे अच्छे स्टॉक सर्च करने, उसके बारे में PE रेशो क्या होता है, उसके बारे में धीरे धीरे अपने वीडियोस आते रहेंगे। तो जो अपने चैनल को लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे। ध्यान रखें, अपने वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, ताकि किया जाता है। साल में 2 बार रिजर्व बैंक से ये बॉन्ड्स रिलीज किए जाते हैं, जिसमें आपका गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। जो कि इसमें फायदे ये हैं कि आप फिजिकल गोल्ड लेने में जो मेकिंग चार्जेस और लास्ट में जब भी आप उसको डिजाइन री मेकिंग बनाते हैं तभी उसका जो मेकिंग चार्जेस लॉस होता है, और जो भी उसमें लॉस होता है वो लॉस नहीं होता है। और जो 9 मेकिंग चार्जेस इसमें लगते हैं, इसमें कोई भी मेकिंग चार्जेस नहीं लगते। और दूसरा बात, आपको हर साल 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है SGB में। नॉर्मल गोल्ड लेते हैं आप तो उसमें आपको 2.5% रिटर्न कोई भी देता नहीं है और कोई भी दे नहीं सकता है। लेकिन जब भी आप SGB के बॉन्ड लेते हैं तो आपको 2.5% आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो आप ये SGB में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या तो कोई भी शेयर मार्केट के ऐप से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और बैंक में भी जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई भी बैंक हो, स्टेट बैंक हो, यूनियन बैंक हो, कोटक है, कोई भी बैंक में जाके आप SGB में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सेफ है, RBI खुद इसको रिलीज करते हैं साल में 2 बार। RBI का बॉन्ड रहता है, आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए वो करने के सबसे आसान और सबसे सेफ तरीके मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ऐसे 5-6 तरीके बताने वाला हूँ जो सबसे सेफ है और आसानी से बिगनर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद ऐसे 5 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ जो सबसे सेफ है। और उसके बारे में मैं बताते बताते आपको एक बेस्ट आइडिया भी देने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में, जिससे बिगिनर्स स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना और बाकी सब चीजें भी आसानी से सीख सकते हैं। जो एक सेफ तरीका है उसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं कि ऐसे कौन से तरीके हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे एकदम सेफ है, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट है SGB। SGB एक सेवरन गोल्ड बॉन्ड है जो रिजर्व बैंक की तरफ से रिलीज किया जाता है। साल में 2 बार रिजर्व बैंक से ये बॉन्ड्स रिलीज किए जाते हैं, जिसमें आपका गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। जो कि इसमें फायदे ये हैं कि आप फिजिकल गोल्ड लेने में जो मेकिंग चार्जेस और लास्ट में जब भी आप उसको डिजाइन री मेकिंग बनाते हैं तभी उसका जो मेकिंग चार्जेस लॉस होता है, और जो भी उसमें लॉस होता है वो लॉस नहीं होता है। और जो 9 मेकिंग चार्जेस इसमें लगते हैं, इसमें कोई भी मेकिंग चार्जेस नहीं लगते। और दूसरा बात, आपको हर साल 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है SGB में। नॉर्मल गोल्ड लेते हैं आप तो उसमें आपको 2.5% रिटर्न कोई भी देता नहीं है और कोई भी दे नहीं सकता है। लेकिन जब भी आप SGB के बॉन्ड लेते हैं तो आपको 2.5% आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो आप ये SGB में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या तो कोई भी शेयर मार्केट के ऐप से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और बैंक में भी जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई भी बैंक हो, स्टेट बैंक हो, यूनियन बैंक हो, कोटक है, कोई भी बैंक में जाके आप SGB में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सेफ है, RBI खुद इसको रिलीज करते हैं साल में 2 बार। RBI का बॉन्ड रहता है, आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। और नेक्स्ट है गोल्ड बीज और सिल्वर बीज। अभी गोल्ड बीज और सिल्वर बीज तो लाइव ट्रेड करता है मार्केट में। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपको अगर थोड़ा वो ट्रेडिंग सीखना है या स्विंग ट्रेडिंग करना है, थोड़ा सा 2-3% डाउन हो गया तो आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। समझ लीजिए अभी 75,000 पे गोल्ड था नॉर्मल मार्केट में, लेकिन अगर आप 24 कैरेट का गोल्ड देखेंगे तो 83-84 तक पहुंच गया था। लेकिन अभी एक हफ्ते में कम से कम गोल्ड 3 से 4% के ऊपर गिर चुका है। तो आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट करिए और उसके बाद में सेल करिए, तो 5-6% का आप ग्रोथ भी पा सकते हैं कुछ ही दिनों में। 1 हफ्ते 2 हफ्ते में या 1 महीने में 2 महीने में भी आप 5-6% निकाल सकते हैं। ये गोल्ड बीज का एक बेनिफिट है। इसमें आपको अगर बिगिनर्स है तो आप सीख सकते हैं कि इसमें ट्रेडिंग कैसा किया जाता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो सबसे बेहतर है, कोई टेंशन नहीं है, गोल्ड बीज सिल्वर बीज 10 रुपए 50 रुपए से आप इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और कोई भी टेंशन नहीं, जैसा ही गोल्ड का रेट भी बढ़ता जाएगा वैसे आपका गोल्ड बीज और सिल्वर बीज का भी रेट बढ़ता जाएगा। इसके लिए गोल्ड में आप
इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड बीज और एसजीबी में थोड़ा सा अंतर है। गोल्ड बीज लाइव ट्रेड करता रहता है और एसजीबी साल में 2 बार बॉन्ड्स ओपन होते हैं, वही बॉन्ड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई भी बैंक में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और गोल्ड बीज और सिल्वर बीज है वो ट्रेडिंग करता रहता है, उसमें हर दिन ट्रेड होता है, तो आप उसमें जाके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 50-60 रुपए से भी आपका इन्वेस्टमेंट शुरू हो सकता है। और अगर गोल्ड गिरता है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, समझ लीजिए 50 रुपए से आपका गोल्ड गिर के 48 रुपीज हो गया, तो कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप और इन्वेस्टमेंट करिए, एवरेज करिए उसको, ताकि आपको आगे जाके बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। ये ईटीएफ में सबसे बड़ा बेनिफिट है एवरेज करने का, आपको मिल सकता है। और आपको गोल्ड एसजीबी में एक माइनस पॉइंट है कि आप 5 साल के लिए मिनिमम रखना पड़ता है एसजीबी, ताकि आपको कुछ टैक्स ना लगे, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस ना लगे, और मैक्सिमम 8 साल के लिए आप रख सकते हैं। लेकिन गोल्ड बीज और सिल्वर बीज हैं जो ईटीएफ है, वो आप कभी भी बेच सकते, कभी भी खरीद सकते हैं। आपके पास लिक्विड फंड है, मतलब आपके पास सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हैं, आपको उसके 6 महीने के लिए जरूरत नहीं है, 1 साल के लिए जरूरत नहीं है, तो आप पैसे पड़े हैं, आपको उसके 6 महीने के लिए जरूरत नहीं है, 1 साल के लिए जरूरत नहीं है, तो आप सीधा गोल्ड बीज में, गोल्ड ईटीएफ में डाल सकते हैं। इसके लिए गोल्ड बीज और सिल्वर बीज आपको अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी बेहतर है। अगर आपको थोड़ा बहुत, आप एकदम बिगनर है और आपको ट्रेडिंग सीखना है, खरीदना बेचना सीखना है, इंट्राडे सीखना है, या स्टॉप लॉस टारगेट कैसे मैनेज किया जाता है। स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस और टारगेट आपका कोई भी फिक्स नहीं रहता है, उसमें आप लगा नहीं सकते। लेकिन गोल्ड बीज और सिल्वर बीज में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे आप टारगेट फिक्स कर सकते हैं, और मनी मन में और एक पेपर पे या एक्सेल में लिख के रख सकते हैं कि मेरे को ये प्राइस पे आया तो लेना है, और ये प्राइस पे आया तो बेचना है, या तो इस प्राइस के नीचे मेरे को बाहर निकलना है। तो ट्रेडिंग कैसे होता है उसके बारे में आप सीख सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भी एक आसान तरीका है, आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, अच्छे रिटर्न्स पाने हैं, गोल्ड से भी बेहतर रिटर्न्स पाने, तो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक फायदा है कि आपको कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं रहता है। जो भी आपका फंड मैनेजर है, जैसे आईसीआईसी बैंक का रहता है, एसबीआई बैंक के रहते हैं फंड्स, निपॉन के रहते हैं म्यूचुअल फंड्स, और अपने मोतीलाल ओसवाल के रहते हैं, तो उसमें फंड मैनेज करने का आपको कोई टेंशन नहीं। स्टॉक गिरा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, उसका रिजल्ट अच्छे नहीं आए, उसने प्रॉफिट अच्छा नहीं किया, तो स्टॉक अच्छा काम नहीं कर रहा है, उसको एग्जिट मारना है, दूसरा स्टॉक ऐड करना है, वो कोई भी टेंशन आपको लेने का जरूरत नहीं रहता है म्यूचुअल फंड में। इसके लिए म्यूचुअल फंड में आप सेफ आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी मार्केट गिरा हुआ है, लमसम इन्वेस्टमेंट करे, अच्छा बेनिफिट आपने को मिलने को देख सकता है। और उसी म्यूचुअल फंड में आप एक है चौथा पॉइंट, एसआईपी कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी करते हैं तो एसआईपी करके आपको तो एकदम टेंशन फ्री, जो भी बड़े बड़े मतलब अभी नॉर्मल बिजनेसमैन लोग हैं जिनकी दुकान है और उनको वक्त नहीं मिलता है, उनके लिए, या जॉब करते हैं और शेड्यूल बिजी रहता है, उनके लिए एसआईपी बहुत ही अच्छा है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है म्यूचुअल फंड में, आप हर महीना एक लिमिट सेट करना है कि 5,000 मेरा हर महीना, या 2,000 मेरा, या 10,000 या 50,000, जो भी अमाउंट है आप हर महीना इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप डेट फिक्स करिए, 10 तारीख का डेट फिक्स करिए, उसी तारीख को आपका एसआईपी में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। एक सबसे बेस्ट और सबसे आराम से इनकम जनरेट करने का एक आसान तरीका है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होगा कम से कम 5 से 10 साल के लिए। ये सभी जो आइडियाज है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर मैं बता रहा हूँ आपको कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे आसान तरीके हैं शेयर मार्केट में, इसमें आप कम से कम 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करिए। अगर 1-2 साल 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये तरीका, कोई 5-6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो शेयर मार्केट में आना ही नहीं है किसी को भी। तो इसके हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ कि कम से कम 10 साल का इन्वेस्टमेंट सोच के आप चलिए। एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि ना आपको वक्त देना है, ना कोई टेंशन है फंड मैनेजमेंट करने का। डेट फिक्स करिए और रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहिए। एफडी जैसा रिलैक्सेशन है इसमें, एफडी जैसा आपको एक बार फिक्स करना है और आपकी इन्वेस्टमेंट चलती रहेगी और अच्छे बेनिफिट्स। एफडी से भी कम से कम मिनिमम, एफडी में 7% 8% मिलते हैं, इसमें मिनिमम 12% से ऊपर ही, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, मतलब मैक्सिमम 15% 16% ऑन एन एवरेज आपको मिल ही जाता है। और 5वां बात है बॉन्ड्स में। आरबीआई बहुत सारे बॉन्ड्स रिलीज करते रहती हैं, उसमें जैसे कि गवर्नमेंट को रोड्स बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ब्रिज बनाने हैं, नए नए सेक्टर डेवलप करने हैं, पावर जनरेशन
का प्लांट खड़ा करना है गवर्नमेंट को, तो इसके लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स रिलीज करता है और वो बॉन्ड्स के अगेंस्ट में आपको 7 से 8% या 9% भी रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो जैसे अपना SGB है वैसे ही ग्रीन बॉन्ड आते हैं, और SGB एक गवर्नमेंट का है, RBI का ही बॉन्ड है। वैसे ही बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वगैरह बॉन्ड्स आते रहते हैं, तो उस बॉन्ड्स में भी आप इन्वेस्टमेंट करके सेफ तरीके से 8 से 9% तक रिटर्न्स पा सकते हैं। जबकि आप देखेंगे तो आपको लॉकिंग पीरियड वगैरह इसमें सब स्टडी करना पड़ता है। पर्सनली बॉन्ड्स में ज़्यादा करके मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, SGB बॉन्ड्स छोड़ा तो। बाकी बॉन्ड्स में भी थोड़ा भी कभी इन्वेस्टमेंट करता है, जो लिक्विड फंड रहता है उसमें भी इन्वेस्टमेंट करिए, जो आपको सेफ इन्वेस्टमेंट के द्वार पे यूज़ कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में मैं आपको बताने जा रहा था, जो आप मार्केट में ट्रेडिंग भी सीख सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो सेफ भी है। और सबसे बेहतर ऑप्शन इसमें से मेरे को जो सबसे बेहतर ऑप्शन लगता है वो है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना के रखा है, तो आप वो भी जाके स्टडी कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका और सबसे सेफ तरीका, इसके लिए मैं आज इसका डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में सीखने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्टॉक मार्केट। मतलब अभी आप समझिए ट्रेडिंग सीखना है आपको, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैंडलस्टिक क्या होता है। अभी ETF में आपको कैंडल्स सही नहीं देखने को मिल सकती है, लेकिन आप अगर निफ्टी 20 लेते हैं उसका सेम चार्ट आप निफ्टी का चार्ट देख के इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग सीखने के लिए और मार्केट कब गिरता है कब बढ़ता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होने के लिए, बिगिनर्स के लिए मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट सीखना है, तो सबसे बेस्ट और सबसे पहला ऑप्शन है ETF। आप ETF में जाके इन्वेस्टमेंट करिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि मार्केट कैसा चलता है और मार्केट में क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं, इसके बारे में आपको सब मालूम हो जाएगा ETF में इन्वेस्टमेंट करने पे। और ये लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट क्यों है, क्योंकि ये एक शेयर नहीं है, ये बास्केट है, बहुत सारे शेयर्स का बास्केट है। इसके लिए इसमें लॉस होने का कोई भी टेंशन नहीं है, और ना ही आपको फंड मैनेज करना है। मतलब समझ लीजिए आपका 15 शेयर्स का पोर्टफोलियो होता है, 10 या 15 शेयर्स का, लेकिन ETF में ऑलरेडी 15, 50, 100 शेयर्स रहते हैं। तो कौन सा शेयर बेचना है कौन सा खरीदना है वो देखने का कोई आपको टेंशन नहीं है। जैसे निपॉन का ETF 20 आता है, उसमें निपॉन इंडिया जो है कंपनी, वो आपका स्टॉक्स मैनेज करते कौन सा बेचना है कौन सा खरीदना है। तो आपको बास्केट की वजह से इसमें कोई भी टेंशन ले, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे बेस्ट है। इसमें एवरेज भी कर सकते हैं आप, एक्सपेंस रेशो भी कम लगता है आपको। ऐसे बहुत सारे ETF के बेनिफिट हैं। और नए लोगों को जो सीखना है शेयर मार्केट, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है ETF, जो लाइव ट्रेड करता रहता है मार्केट में लाइव ट्रेड करने की वजह से आपको कब खरीदना है कब गिर रहा है, 1:30 बजे का ट्रेड क्या होता है, 10 बजे का ट्रेड क्या होता है, उसके बारे में आपको अच्छे से मालूम पड़ेगा। कि ट्रेडिंग में टाइमिंग का भी वैल्यू रहता है, मतलब कौन से टाइम पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके वजह से आपको टाइमिंग मालूम पड़ेगा। मार्केट कितना गिरता है, हर साल में 1-2 बार 5-10% मार्केट गिरता है, उसके बारे में आपको मालूम पड़ेगा। आपको जब मन चाहे तब आप ETF बेच सकते हैं। मतलब जिस दिन मार्केट शुरू है, मतलब सैटरडे संडे छूट के या सैटरडे संडे छोड़ के, और जब भी हॉलीडे छोड़ के, कभी भी जैसे स्टॉक ट्रेड करता है सेम वैसे ही ट्रेड करता है। इसके लिए आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, और जब मन चाहे तभी आप बेच सकते हैं। जब भी आपको इमरजेंसी फंड का जरूरत पड़ता है तो आप ETF को बेच भी सकते हैं कभी भी। और जब मन चाहे आपको 2 बजे 3 बजे जब भी खरीदने का है तभी आप इसमें खरीद सकते हैं। तो ट्रेडिंग सीखने के लिए बेस्ट ऑप्शन है ETF, और ये एवरेज भी करते रहिए ETF में। ऐसे मैं ये 6 पॉइंट्स बताया हूँ, एक बार रिपीट करता हूँ 6 पॉइंट्स कौन से। फर्स्ट SGB, सेकेंड गोल्ड बीज एंड सिल्वर बीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, थर्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फोर्थ SIP में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 5 बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और 6 जो है वो है ETF, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मैंने आपको बताया। ये 6 ऑप्शंस में आप इन्वेस्टमेंट करिए, और लॉन्ग टर्म के लिए 10 लाख का अगले कुछ ही साल में आप 1 करोड़ 2 करोड़ कंपाउंडिंग के थ्रू होते हुए देखेंगे। इसके लिए मैं आपको ये इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा हूँ। अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज एनालिसिस करेंगे हम। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक अच्छा स्टॉक है, और जिसका पूरा होल्ड डिफेंस के पास है,
और बहुत ही अच्छा कंपनी है जो इलेक्ट्रिक चिप्स मैन्युफैक्चरिंग करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स मैन्युफैक्चरिंग करने में ये कंपनी एक्सपर्ट है और इसके बारे में मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें। मेरे एनालिसिस के ऊपर पूरा डिपेंड ना रहे। मैं आज आपको एक अच्छा शेयर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स जो शेयर है उसका मार्केट कैपिटल है 2 लाख करोड़ है और उसका पीई है 45 रुपीज़ पे चल रहा है अभी और इंडस्ट्रियल पीई 42 रुपीज़ है। मतलब थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा पीई पे शेयर मिल रहा है, मतलब थोड़ा सा महंगा शेयर मिल रहा है। लेकिन ये जो शेयर है अच्छा होने की वजह से थोड़ा उसका पीई हाई ही रहता है। तो इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे थोड़ा सा रिट्रेस होगा तो स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट करिए। फॉर एग्जांपल आपने अगर फंड ट्राई किया है कि फिक्स किया है कि 1 लाख इन्वेस्टमेंट करना है तो आप पहले 10,000 इन्वेस्टमेंट करिए, फिर 15,000 इन्वेस्टमेंट करिए और थोड़ा सा गिरता है तो थोड़ा 10-15,000 और इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। ऐसे इन्वेस्टमेंट करते करते आप पूरा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करिए। इसमें डिविडेंड हर साल 0.8 के आसपास मिलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही अच्छा है, 25% पे रिटर्न ऑन इक्विटी है और कंपनी के ऊपर कर्जा बिल्कुल भी नहीं है, 0 है। तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है इसमें, आप देख सकते हैं। और इसका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट अब हम देखेंगे तो आपको मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा और ईयरली प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहा है। 2020 में 1700 करोड़ का प्रॉफिट था, 2021 में 2000 करोड़ का, 2022 में 2350 करोड़ का और 2023 में 3000 करोड़ का और 2024 में 4000 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है अभी तक कंपनी ने किया है। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे हम तो प्रमोटर्स के पास 51% प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है इसमें, 17.27% इन्वेस्टमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूट ने किया है और म्यूचुअल फंड ने 16%, 15.81% म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है। रिटेलर 11% के आसपास है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी भारत इलेक्ट्रॉनिक करके कंपनी है। इसके बारे में अच्छे से एनालिसिस करें और इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर सोचें। और अभी शेयर 280 के प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसका 52 वीक का हाई है 340। मतलब समझ लीजिए शेयर अच्छा खासा रिट्रेस हो चुका है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और चार्ट देख के थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करके आप इसमें कौन से पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट करना है वो सोच सकते हैं। वैसे तो स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो अच्छा है। और डिविडेंड भी इतना खास नहीं है लेकिन डिविडेंड भी अच्छा खासा मिल रहा है कंपनी से और कंपनी हर हमेशा चर्चा में रही है। तो आपको अच्छा रिटर्न्स मिलने के चांस है। अपना खुद का एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू। अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि ऐसे ही आप शेयर मार्केट के वीडियोस देखते रहें। इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद। लेने वाले अपन बेसिक नॉलेज लेने वाले शेयर मार्केट के बारे में आज मैं आपका पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूँ, बेसिक से लेके पूरा एकदम। शेयर मार्केट क्या है और क्या ये गैम्बलिंग है क्या, और इसमें लॉस कैसे होता है। ये लॉस है, ये अपन बहुत लोगों से सुनते हैं कि इसका लॉस हो गया, उसका 5 लाख का लॉस हो गया, उसका 10 लाख का लॉस हो गया। लेकिन ये सब क्या रीजन है और क्यों लॉस होते हैं लोगों के, और क्या सब स्टॉक मार्केट के बारे में जो भी बेसिक बातें हैं और जो भी मन में डाउट है आपके, वो सब आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। चलिए आज शेयर मार्केट के बारे में पूरा डिटेल में बात करते हैं। पहली बात तो आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि ये चेन मार्केटिंग है, रम्मी जैसा गेम है। ये सब पहले माइंडसेट निकाल दीजिए। उसके बाद में आप समझ पाएंगे शेयर मार्केट चीज़ क्या है। आप शेयर मार्केट के लिए मैं आजकल देख रहा हूँ कि मेरे वीडियोस देख के बहुत लोग डाउट ले रहे कि ये शेयर मार्केट में तो पैसे डूबते रहते हैं, ये सब ऐसा नहीं चलता है, ये सही नहीं है। लेकिन आज वो पूरी बातें आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। शेयर मार्केट एक बिजनेस है और बिजनेस आपको आज मैं समझाता हूँ कि बिजनेस कैसे। एग्जाम्पल के तौर में मैं बता देता हूँ। समझ लीजिए एशियन पेंट का एक स्टॉक है। अब दिवाली आया, दिवाली में सब लोग घर पेंटिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि एशियन पेंट का स्टॉक दिवाली के बाद 1-2 महीने बाद ग्रोथ करेगा, क्योंकि जो आपका जो रिटेलर से जो पेमेंट है वो कंपनी तक पहुंचने तक का जो टाइम है वो अगर आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एशियन पेंट का स्टॉक दिवाली में चलेगा ही है। बारिश में अगर एशियन पेंट का स्टॉक कोई पेंटिंग कराता ही नहीं है, जो भी बिल्डर रहे या कोई भी घर एक नॉर्मल रिटेलर रहे, कोई भी घर बारिश में ज्यादा करके कोई पेंटिंग नहीं करवाता है, तो ऑब्वियसली वो बात है कि एशियन पेंट का स्टॉक है, बारिश में थोड़ा सा कम रहेगा। वैसे
वैसे स्टॉक्स कम ज्यादा होते रहते हैं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अभी एग्जांपल के लिए अपन समझते हैं, कोविड के टाइम पे फार्मा लाइन के सभी स्टॉक्स भाग रहे थे। अभी सभी लोग हॉस्पिटल में हैं तो फार्मा लाइन को बेनिफिट मिल रहा है, तो फार्मा लाइन के स्टॉक भाग रहे हैं ना। आप सन फार्मा का स्टॉक चेक कर सकते हैं, मैं आपके साथ में स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा। जैसे ही कोविड आया उसके बाद 2 से 3 महीने बाद सन फार्मा का स्टॉक आप देखेंगे कितना भाग चुका था। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब बिजनेस अच्छा चलेगा स्टॉक ऊपर जाएगा, बिजनेस तो ठंडा रहेगा तो स्टॉक भी लॉस में जाएगा। सीधी सी बात है, समझ लीजिए आप एक कपड़े का दुकान है आपका, दिवाली में या शादी के सीजन में आपका दुकान बहुत बढ़िया से चल रहा है, लेकिन जब भी दिवाली और शादी का सीजन निकल गया, बारिश का टाइम आ गया, तो आपका दुकान तो चलना कम हो जाएगा, लेकिन आपका जो एम्प्लॉय है उनको तो पेमेंट देना ही है आपको। तो ऑब्वियस सी बात है आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो वो टाइम पे आपका बिजनेस लॉस में ही दिखेगा। और जो लोग बिजनेस करते हैं उनको शेयर मार्केट समझने के लिए बहुत ही आसान है। तो सिंपल सी बात है, जो उस टाइम पे जो आपकी कपड़े की दुकान है उसमें आप लॉस में धंधा कर रहे हैं, तो वैसे शेयर मार्केट भी है। जैसे आप सीजन आ रहा है तो वैसे आपका स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है। जैसे बिजनेस में किसी एक स्टॉक को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो ऊपर जाएगा, और उसको अगर लॉस हो रहा है तो वो नीचे जाएगा। तो बिजनेस ही है। आप ऐसे थोड़ी करते कि अभी बारिश का मौसम बंद हो गया, बारिश का मौसम शुरू हो गया, कपड़े का दुकान बंद कर दिया और वड़ा पाव का ठेला डाल दिया। ऐसे नहीं होता है ना। आपको वो कपड़े की दुकान के ऊपर ट्रस्ट है, इसके लिए आपने कपड़े का दुकान डाला हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा दिन सस्टेन करना पड़ेगा बिजनेस में। वैसे स्टॉक अगर लेते हैं तो एक महीना 6 महीना के लिए लेंगे तो लॉस आपका 100% होगा ही होगा। अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में तो 6 महीना 1 महीने के बाद आपको 100% लॉस होगा। इसके लिए आप हमेशा मिनिमम 5 साल 6 साल 10 साल के लिए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको अच्छा बेनिफिट मिले। और मैं तो ज्यादातर करके ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करता हूँ कि जो लॉन्ग लाइफ मतलब चलते रहे, 10 साल 20 साल 25 साल, ऐसा ही सोच के मैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये बातें जरूर ध्यान रखें कि उसको एक बिजनेस के तरीके से देखें, ना कि आप ट्रेडिंग के तरीके से देखें। ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए, 8-10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी जाके थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए। आप शुरुआत में आप ट्रेडिंग में जाइए मत, आप म्यूचुअल फंड करिए, ETF करिए, SIP करिए, तो आपको एक्सपीरियंस आएगा। धीरे धीरे फिर एक स्टॉक लीजिए, फिर आपको पता चलेगा। कभी भी एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट मत करिए। कितने बिजनेस ऐसे है, टाटा जैसे कंपनी का जब नैनो आया था फेल हो गया था, तो बिजनेस फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, बिजनेस तो फेल होते रहते। तो आप 10 बिजनेस में अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करिए, तभी आपको बेनिफिट में देखने को मिल सकता है। एक आधा बिजनेस हर हमेशा वो ग्रोथ ही देगा ऐसा नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, HDFC बीच में 2-3 साल ग्रोथ नहीं दे रहा था, अभी विप्रो 3 साल से मेरा एवरेज पे है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप वो बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट करें, अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस करें और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। और आपको मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो उसके बारे में आप हिस्ट्री चेक करिए, ना कि मेरे बात के ऊपर भरोसा करिए कि ये तो विशाल बोल रहा है स्टॉक मार्केट अच्छा है तो अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दो। ऐसा मत करिए। आपको अगर लगता है तो पहले जाके आप रिसर्च करिए, उसके बाद में आप देखिए। अभी फॉर एग्जांपल के लिए एक स्टॉक है, कौन सा भी स्टॉक है, समझ लीजिए मारुति सुजुकी का स्टॉक, तो उसको बिजनेस एक्सपांड करने का है, उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मार्केट में उसका जो कार के लिए डिमांड बढ़ रहा है तो उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो उसके लिए वो लोग क्या करेंगे, अलग यूनिट खड़ा करेंगे, तो उनके पास इतना फंड नहीं रहेगा। उसके लिए वो शेयर मार्केट से, रिटेलर से या इन्वेस्टर से फंड रेज करने के लिए शेयर मार्केट में लिस्ट करते हैं कंपनी। तो ये बेसिक सी चीज है। उनके पास बिजनेस है लेकिन फंड नहीं है अलग प्लांट लगाने के लिए, तो वो क्या करेंगे। तो सीधी बात है, किसी के भी पास इतना पेमेंट नहीं रहता है। अभी डीमार्ट जैसा शेयर है, आप मारुति सुजुकी कार लेते हैं, उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, फिर स्टॉक में क्यों ट्रस्ट नहीं कर रहे आप, तो स्टॉक में भी ट्रस्ट करिए ना। महिंद्रा का गाड़ी ले रहे हैं आप, SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपकी FD, आप बड़े कॉलर टाइट करके बोलते हैं कि मेरा SBI में ये FD है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, बस चल रहा है मेरा। अरे लेकिन वही SBI के स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करिए ना, क्यों नहीं करते आप। आपको तभी आपको गैम्बलिंग लग रहा है। ये गलत बात है ना। आपका यूनियन बैंक में, स्टेट बैंक में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, बैंक ऑफ इंडिया में आपका FDA करके, पोस्ट ऑफिस में आपका FDA आप बोल रहे हैं, लेकिन वही बैंक शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। आपको अगर वही बैंक के ऊपर ट्रस्ट है तो आप वही बैंक के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर पा रहे।
तभी आपको गैम्बलिंग लग रहा है। ऐसा नहीं होता है। और आप जो भी बैंक में आपका एफडी है उसका कुछ सालों का रिटर्न आप चेक कर लीजिए, शायद आपके एफडी के रिटर्न से भी ज्यादा रिटर्न्स रहेंगे, शायद नहीं, 90% तो होने की चांस ही है। अब मैं भी फिर भी 1-2 स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, स्टेट बैंक का, बैंक ऑफ इंडिया का वगैरह। एक आध दो बैंक छोड़ देंगे जैसे यस बैंक और पीएनबी, ये छोड़ देंगे तो बाकी सभी स्टॉक में आपको रिटर्न ज्यादा ही दिखने को मिलेगा बैंक के। तो ट्रस्ट के बारे में बात करेंगे तो आपका ट्रस्ट इधर ही क्लियर कर दिया मैंने कि आप बैंक के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो वही बैंक आपकी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो आप शेयर मार्केट को छोटा कैसे समझ सकते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। चलो और 1-2 एग्जाम्पल के ऊपर मैं बता देता हूँ। और दूसरी बात है, अभी आप समझ लीजिए कि शेयर मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं है, एक बिजनेस है। एक बिजनेस के तरीके से देखिए और एक बिजनेस के तरीके से करेंगे तो 101% आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। मैं लिख के देता हूँ, अगर आप अच्छे से अभी एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके बारे में पूरा जानकारी लेते हैं कि नहीं, आप उसका मार्केट में क्या वैल्यू चल रहा है और रिटेल में क्या रेट पे बेच सकते हैं और होलसेल में अपने को क्या रेट में मिल सकता है, तो वो बिजनेस कैसा फॉर्म कर सकता है, इसमें नॉर्मल मार्केट में चल सकता है नहीं चल सकता है, ऐसा ही पूरा एनालिसिस करके अगर आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। और शेयर मार्केट के बारे में जो भी डाउट है कि ऐप बंद पड़ गया तो डीमेट अकाउंट क्या होता है और सीडीएसएल क्या है, सेबी क्या है, वो पूरे डाउट मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ। जैसे आपका बैंक अकाउंट है, मेरे को मतलब आप बैंक अकाउंट है उसका पूरा कंट्रोल रिजर्व बैंक के पास है। जो भी बैंक फ्रॉड करती है, कुछ भी करती है, तो रिजर्व बैंक उसके ऊपर डिसीजन लेती है। वैसे डीमेट अकाउंट कंट्रोल करने के लिए सीडीएसएल है। सीडीएसएल आपके, अगर आपका कोई भी ऐप है, कोई भी, मैं किसी भी ऐप का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आपके पास कोई भी ऐप है जिसमें आपका डीमेट अकाउंट है या आप खुलवाना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है कि उसमें ब्रोकरेज चार्जेस कम है, ये है वो है, तो आप कोई भी अकाउंट, डीमेट अकाउंट किसी भी ऐप में खोल सकते हैं। वो अगर ऐप बंद पड़ गया तो भी कोई आपको टेंशन नहीं है, आप सीधा सीडीएसएल में आपके जो भी लिए हुए स्टॉक है वो सीडीएसएल में सेव रहते हैं डिजिटल फॉर्म में। तो आप सीधा कोई भी ऐप बंद होता है तो सीडीएसएल से आपका पूरा स्टॉक मार्केट का जो भी शेयर्स होल्डिंग है वो देख सकते हैं। ऐसा कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है कि ऐप बंद हो गया तो आपका जो भी शेयर्स लिए हुए डूब जाएंगे, वो ऐसा कोई भी बात नहीं होता। सेबी जो है, सेबी पूरा जो कंपनी है और जो इनसाइडर ट्रेडर है या जो भी कोई गलत चीज करता है शेयर मार्केट में, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए सेबी है। सेबी एक ऐसी संस्था है जो कोई भी फ्रॉड चीजें होती है, जैसे हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, तब से सेबी ये ध्यान रख रहा है कि कोई भी फ्रॉड ना करे, कोई कंपनी किसी भी इन्वेस्टर के साथ गलत ना करे। ये सब चीजों का ध्यान देने का काम है सेबी का। और सीडीएसएल का काम है कि आपका जो शेयर होल्डिंग है उसको सिक्योर रखे, अच्छे से रखे। ये सब गवर्नमेंट ऑथोराइज कंपनियां हैं, तो आप सीधा सर्च कर सकते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे देख सकते हैं सीडीएसएल क्या है, बीएससी क्या है, एनएससी क्या है, सेबी क्या है। मैं आपको लिए स्पेशल सीडीएसएल और सेबी के ऊपर स्पेशल वीडियोस लेके आने वाला हूँ जल्दी। सीडीएसएल क्या है, आपके शेयर सेफ है या नहीं है, ऐसे सब चीज़ों के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो स्टॉक मार्केट के बारे में कोई भी आपके डाउट रहे तो कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये वीडियोस बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगता है, तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए ताकि मेरे सभी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद। किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले एक एग्जांपल के तौर पे कोई भी स्टॉक आप देख रहे हैं तो उसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसके फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें और वो स्टॉक अच्छा है या नहीं है वो कैसे चेक करें। पहली चीज़ तो आप कौन से भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना करें, जिसमें अच्छी खासी वोलेटिलिटी है उसी में आप इन्वेस्टमेंट करें। आपको हर दिन वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और ज़्यादा करके स्टॉक्स चॉइस करने के टाइम पे निफ्टी 500 के अंदर ही रहेंगे तो बढ़िया है। वैसे तो 20,000 कंपनी रजिस्टर है, उसमें से बीएससी में 6,000 है, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। और हर हमेशा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते समय ध्यान रखिए कि निफ्टी 500 में है क्या, निफ्टी 100 में है क्या। ये छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें हैं जो रिटेल इन्वेस्टर को देखनी चाहिए, लेकिन वो आपको बहुत फ़ायदा कर सकती है आगे जाके। और उसका रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, मतलब ये जो स्टेप्स रहते हैं वो सब आपको शो किए जाते हैं ऐप में, तो आप आराम से देख सकते हैं। उसका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट कितना हो रहा है वो थोड़ा सा चेक करिए। और बेसिक सी सबसे बेसिक चीज़ है कि प्रमोटर्स का होल्डिंग कितना है।
कोई भी स्टॉक में मिनिमम 50% से ऊपर जो प्रमोटर का होल्डिंग होना चाहिए। प्रमोटर मतलब क्या होता है, जो कंपनी को ओन करता है। फॉर एग्जांपल के लिए समझ लीजिए एक कंपनी है और उसमें 10 इन्वेस्टर्स है, एक रिटेलर हो गया, एक फॉरेन इंस्टीट्यूट वाला हो गया, म्यूचुअल फंड वाला हो गया, ऐसे समझ लीजिए 10 इन्वेस्टर्स हैं। उसमें से अगर 10 लोगों के पास अलग अलग इन्वेस्टमेंट, हर एक के पास 10% है, तो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगा, और जो भी डिसीजन लेगा वो कोई भी फाइनल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो भी डिसीजन लेना है वो एक ही ओनर को लेना है, तभी जाके वो कंपनी आगे जाके ग्रोथ कर सकती है और उसके जो स्ट्रेटजी के ऊपर चलेगी, तभी कंपनी आगे ग्रोथ कर सकती है। और अगर उसके पास 50% से ज्यादा होल्डिंग नहीं रहेगा तो वो कंपनी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और कंपनी लॉस में जाने के चांस है। तो अगर 50% से ऊपर प्रमोटर के पास यानी ओनर के पास अगर शेयर्स है तो ही उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप देखना चाहते हैं कि उसमें लोन कितना है, तो अगर पर शेयर के हिसाब से 0.2 के ऊपर, 0.02 के ऊपर, उसके ऊपर लोन नहीं होना चाहिए कोई भी स्टॉक के ऊपर। उसकी बुक वैल्यू देखनी चाहिए, डिविडेंड येल्ड कितना है, सालाना 0.08। अभी मैं एक स्टॉक देख रहा हूँ, इसका नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में लास्ट 0.08 का डिविडेंड येल्ड है। तो आप चेक करिए कि अच्छे खासा डिविडेंड दे रहा है क्या कंपनी, उसके बारे में चेक करिए। और कौन से सबसे बड़ी मिस्टेक रिटेलर इन्वेस्टर करते हैं कि स्टॉक जब भी भागता है, ऊपर भाग रहा है तभी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बाद में 6 महीना लॉस में, 1 साल लॉस में रहते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपने अच्छा स्टॉक चॉइस किया है तो 2-4 महीना लॉस में भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चेक करिए कि वो स्टॉक में अपन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तभी वो रिट्रेस हो चुका है क्या, थोड़ा सा उसने करेक्शन दिया है क्या। थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट करें। आपके पास 10,000 रुपए है तो तुरंत 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट मत करें, पहले 2,000 करें, फिर 2,000 करें, और गिरेगा तो और 2,000 करें। या तो बढ़ते समय भी अगर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि रिवर्स आने का चांस नहीं है, तो भी 2,000 से इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि आपका 6 साल 1 महीना ऐसा ही वेस्ट ना हो जाए। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट करें। और हर हमेशा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे कम से कम अलग अलग 10 से 15 कंपनियों में अलग अलग इन्वेस्टमेंट करिए। समझ लीजिए आपके पास 15,000 है तो आप अलग अलग 15 कंपनी में 1-1 हजार डिवाइड करके लगा दीजिए। फिर उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन आपके पास 10,000 है और आप पहले दिन एक ही स्टॉक में 10,000 मत डालिए ना, क्यों डालना है। अलग अलग 10 कंपनी में डालिए, अच्छे चॉइस करिए, थोड़ा टाइम लीजिए, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करिए। और आपको पूरा मैं गाइडेंस देने वाला हूँ कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। उसका सेल्स ग्रोथ, आप अगर स्क्रीनर जैसी वेबसाइट है, स्क्रीनर जैसे वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको उसका सेल्स ग्रोथ हर साल का कितना है, रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है हर साल का, हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है क्या, हर साल सेल्स बढ़ रहा है क्या, और लोन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। अगर कोई भी कंपनी है वो तो चल रही है, प्रॉफिट में दिख रही है, लेकिन हर 2 महीने बाद, हर 6 महीने बाद वो लोन पे लोन उठा के लेके जा रही है, तो कुछ ना कुछ दिक्कत है क्या, या वो एक्सपांड कर रही है कंपनी, उसके बारे में पूरा जानकारी ले लीजिए। उसके वेबसाइट पे, कंपनी के वेबसाइट पे जाइए, जानकारी ले लीजिए कि ये कंपनी लोन पे लोन उठा रही है तो एक्सपांड करने के लिए उठा रही है या लॉस में जा रही है इसके लिए उठा रहे हैं, वो सब जानकारी देख लीजिए। बेसिक सी चीज़ है प्रमोटर होल्डिंग, म्यूचुअल फंड का होल्डिंग, लोन कितना है कंपनी के ऊपर वो चेक करिए। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं वो सब चेक करिए और उसके बाद इन्वेस्ट करिए। इसके लिए मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, उसमें सब आपको पॉइंट्स बता दूंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते, और ऑप्शन, इंट्राडे और सब फ्यूचर के बारे में आगे वीडियो आते ही रहेंगे। इसके लिए आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। का ख्याल रखना चाहिए उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले एक एग्जांपल के तौर पे कोई भी स्टॉक आप देख रहे हैं तो उसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसके फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें और वो स्टॉक अच्छा है या नहीं है वो कैसे चेक करें। पहली चीज़ तो आप कौन से भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना करें, जिसमें अच्छी खासी वोलेटिलिटी है उसी में आप इन्वेस्टमेंट करें। आपको हर दिन वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और ज़्यादा करके स्टॉक्स चॉइस करने के टाइम पे निफ्टी 500 के अंदर ही रहेंगे तो बढ़िया है। वैसे तो 20,000 कंपनी रजिस्टर है, उसमें से BSE में 6,000 है, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। और हर हमेशा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते समय ध्यान रखें कि निफ्टी 500 में है क्या, निफ्टी 100 में है क्या। ये छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें हैं जो रिटेल इन्वेस्टर को देखनी चाहिए, लेकिन वो आपको बहुत फ़ायदा कर सकती है आगे जाके।
और उसका रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, मतलब ये जो स्टेप्स रहते हैं वो सब आपको शो किए जाते हैं ऐप में, तो आप आराम से देख सकते हैं उसका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट कितना हो रहा है, वो थोड़ा सा चेक करिए। और बेसिक सी सबसे बेसिक चीज़ है कि प्रमोटर्स का होल्डिंग कितना है। कोई भी स्टॉक में मिनिमम 50% से ऊपर जो प्रमोटर का होल्डिंग होना चाहिए। प्रमोटर मतलब क्या होता है, जो कंपनी को ओन करता है। फॉर एग्जांपल के लिए समझ लीजिए एक कंपनी है और उसमें 10 इन्वेस्टर्स है, एक रिटेलर हो गया, एक फॉरेन इंस्टीट्यूट वाला हो गया, म्यूचुअल फंड वाला हो गया, ऐसे समझ लीजिए 10 इन्वेस्टर्स है। उसमें से अगर 10 लोगों के पास अलग अलग इन्वेस्टमेंट, हर एक के पास 10-10% है, तो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगा, और जो भी डिसीजन लेगा वो कोई भी फाइनल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो भी डिसीजन लेना है वो एक ही ओनर को लेना है, तभी जाके वो कंपनी आगे जाके ग्रोथ कर सकती है और उसके जो स्ट्रेटजी के ऊपर चलेगी, तभी कंपनी आगे ग्रोथ कर सकती है। और अगर उसके पास 50% से ज्यादा होल्डिंग नहीं रहेगा तो वो कंपनी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और कंपनी लॉस में जाने के चांस है। तो अगर 50% से ऊपर प्रमोटर के पास यानी ओनर के पास अगर शेयर्स है तो ही उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप देखना चाहते हैं कि उसमें लोन कितना है, तो अगर पर शेयर के हिसाब से 0.2 के ऊपर, 0.02 के ऊपर, उसके ऊपर लोन नहीं होना चाहिए कोई भी स्टॉक के ऊपर। उसकी बुक वैल्यू देखनी चाहिए, डिविडेंड येल्ड कितना है, सालाना 0.08। अभी मैं एक स्टॉक देख रहा हूँ, इसका नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में लास्ट 0.08 का डिविडेंड येल्ड है, तो आप चेक करिए कि अच्छे खासा डिविडेंड दे रहा है क्या कंपनी, उसके बारे में चेक करिए। और कौन से सबसे बड़ी मिस्टेक रिटेलर इन्वेस्टर करते हैं कि स्टॉक जब भी भागता है, ऊपर भाग रहा है तभी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बाद में 6 महीना लॉस में, 1 साल लॉस में रहते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपने अच्छा स्टॉक चॉइस किया है तो 2-4 महीना लॉस में भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चेक करिए कि वो स्टॉक में अपन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तभी वो रिट्रेस हो चुका है क्या, थोड़ा सा उसने करेक्शन दिया है क्या। थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट करें। आपके पास 10,000 रुपए है तो तुरंत 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट मत करें, पहले 2,000 करें, फिर 2,000 करें, और गिरेगा तो और 2,000 करें। या तो बढ़ते समय भी अगर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि रिवर्स आने का चांस नहीं है, तो भी 2,000 से इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि आपका 6 साल 1 महीना ऐसा ही वेस्ट ना हो जाए। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट करें। और हर हमेशा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे कम से कम अलग अलग 10 से 15 कंपनियों में अलग अलग इन्वेस्टमेंट करिए। समझ लीजिए आपके पास 15,000 है, तो आप अलग अलग 15 कंपनी में 1-1 हजार डिवाइड करके लगा दीजिए। फिर उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन आपके पास 10,000 है और आप पहले दिन एक ही स्टॉक में 10,000 मत डालिए ना, क्यों डालना है। अलग अलग 10 कंपनी में डालिए, अच्छे चॉइस करिए, थोड़ा टाइम लीजिए, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करिए। और आपको पूरा मैं गाइडेंस देने वाला हूँ कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। उसका सेल्स ग्रोथ, आप अगर स्क्रीनर जैसी वेबसाइट है, स्क्रीनर जैसे वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको उसका सेल्स ग्रोथ हर साल का कितना है, रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है हर साल का, हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है क्या, हर साल सेल्स बढ़ रहा है क्या, और लोन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। अगर कोई भी कंपनी है वो तो चल रही है, प्रॉफिट में दिख रही है, लेकिन हर 2 महीने बाद, हर 6 महीने बाद वो लोन पे लोन उठा के लेके जा रही है, तो कुछ ना कुछ दिक्कत है क्या, या वो एक्सपांड कर रही है कंपनी, उसके बारे में पूरा जानकारी ले लीजिए। उसके वेबसाइट पे, कंपनी के वेबसाइट पे जाइए, जानकारी ले लीजिए कि ये कंपनी लोन पे लोन उठा रही है तो एक्सपांड करने के लिए उठा रही है या लॉस में जा रही है इसके लिए उठा रहे हैं, वो सब जानकारी देख लीजिए। बेसिक सी चीज़ है प्रमोटर होल्डिंग, म्यूचुअल फंड का होल्डिंग, लोन कितना है कंपनी के ऊपर वो चेक करिए। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं वो सब चेक करिए और उसके बाद इन्वेस्ट करिए। इसके लिए मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, उसमें सब आपको पॉइंट्स बता दूंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, और ऑप्शन, इंट्राडे और सब फ्यूचर के बारे में आगे वीडियो आते ही रहेंगे। इसके लिए आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फंड मतलब म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या है, उसमें SIP करना सही है क्या, और म्यूचुअल फंड के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या नुकसान है, वो भी सब आपको मैं बताने वाला हूँ। म्यूचुअल फंड मतलब अभी आपने सुना रहेगा कि स्टेट बैंक का म्यूचुअल फंड है, HDFC बैंक का म्यूचुअल फंड है, यूनियन बैंक का है, अलग अलग बैंक्स का म्यूचुअल फंड्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स के लिए हर एक बैंक का एक कमिटी रहता है जो डिसाइड करता है कि आपके जो इन्वेस्ट किए हुए पैसे हैं वो डिवाइड करके कौन से कंपनी में, कौन से सेक्टर में और कितने परसेंटेज में लगाने हैं।
और वो कंपनी जिस कंपनी में भी लोग इन्वेस्टमेंट के पैसे लगा रहे हैं वो सही है क्या, मतलब जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कंपनी सही है क्या, उसके फंडामेंटल सही है क्या, उसके ऊपर लोन कितना है, उसके एसेट्स कितने हैं, उसका ग्रोथ करने का चांस क्या है, सेल्स कैसा चल रहा है उसका, ये सब इनको वो लोग इस सब के ऊपर पढ़ाई करते हैं और उसके बाद में आपके पेमेंट पैसे इन्वेस्ट करते हैं। आप म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो पूरा कमेटी उसके ऊपर ध्यान देता है कि हम लोग किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके पैसे, तो आपके पैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहे। इसके लिए म्यूचुअल फंड काम करता है और जो भी म्यूचुअल फंड काम करता है उसका एक्सपेंस रेशो के थ्रू आपसे वो चार्जेस कलेक्ट करता है ताकि आपका म्यूचुअल फंड वो मैनेज कर सके। म्यूचुअल फंड इसके लिए सेफ है कि म्यूचुअल फंड में बैंक कमेटी एक ही स्टॉक में पैसे नहीं लगाता, कम से कम 100, 200, 50 कितने भी शेयर्स में अलग अलग शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करती है और हर एक शेयर का वो स्टडी करके वो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी या इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है, बस आपको इन्वेस्टमेंट करना है और म्यूचुअल फंड लेने के टाइम पे उसका हिस्टोरिकल डाटा चेक करना है आपको कि कितना परसेंटेज रिटर्न दिया है उन्होंने 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में। 5 साल का अगर आप उसका डाटा चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये म्यूचुअल फंड ठीक है, सही है। उसका एक्सपेंस रेशियो आप चेक करिए। लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं आप, एसआईपी भी कर सकते हैं और एसआईपी करने के टाइम पे ध्यान रखिए कि स्टेप अप एसआईपी करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है एसआईपी में। और म्यूचुअल फंड तो आप समझ ही गए अभी क्या है, 100-200 शेयर्स का बास्केट रहता है, उसको मैनेज करने के लिए कमेटी रहती है। जैसे स्टेट बैंक की कमेटी है, यूनियन बैंक की कमेटी है, आम मोतीलाल ओसवाल की कमेटी है, वो लोग आपका फंड मैनेज कर रहे, आपसे थोड़े से पैसे ले रहे और आपका फंड मैनेज कर रहे। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा जाके अच्छा म्यूचुअल फंड चॉइस करके एक आधे 1 घंटे में आपका अच्छा म्यूचुअल फंड चॉइस करके होता है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो आपको मिनिमम 5-10 साल के बाद इतना अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ा बात है कि आप जो बैंक में एफडी वगैरह करते हैं उसमें कंपाउंडिंग के लिए आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलता है, उसके लिए आपको कुछ एक्टिविटी करना पड़ता है, उसके बाद आप कंपाउंडिंग कर सकते हैं, लेकिन इतना सही तरीके से आपको मिलता नहीं है बेनिफिट। लेकिन म्यूचुअल फंड में वो कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको बहुत सही तरीके से मिलता है। इसके लिए मैं आपको म्यूचुअल फंड के सजेशन देता हूँ और आप म्यूचुअल फंड के लास्ट 10 ईयर के 20 साल के रिटर्न्स दे सकते हैं। जो भी म्यूचुअल फंड लास्ट 10-20 साल से ट्रेड कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड तो ट्रेड नहीं करते, लेकिन जो म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं गूगल पे जाके या कोई भी ऐप पे जाके। तो आप अगर चेक करेंगे और एसआईपी कैलकुलेटर या म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर सर्च करेंगे गूगल पे और आप उसके 10 साल 20 साल पहले का डाटा चेक करिए तो आपको पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड का बेनिफिट क्या होता है और कंपाउंडिंग क्या होती है। एक दिन मैं कंपाउंडिंग के ऊपर डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा और उसके बारे में भी बात करूँगा। अभी के लिए यही रुकता हूँ, धन्यवाद। अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जानकारी लेने वाले फर्स्ट में आपको एसआईपी के बारे में बताने से पहले म्यूचुअल फंड कैसे चॉइस करें और उसमें क्या क्या पॉइंट्स देखने हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं आज। म्यूचुअल फंड चॉइस करने से पहले उसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि फर्स्ट एक्सपेंस रेशो आपको उसमें देखना चाहिए कि म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो कौन सा है, कितना है और क्या वो देना सही है, क्या वो एक्सपेंस रेशो के हिसाब से आपको रिटर्न्स मिल रहे क्या। सेकेंड थिंग है आप एग्जिट लोड जरूर चेक करें, क्योंकि बहुत सारे मतलब 99% म्यूचुअल फंड में विदिन 1 ईयर आप अगर विथड्रॉ करते हैं तो ये तो आपको एग्जिट लोड जा रहा है। तो आप एग्जिट लोड के बारे में जरूर जानकारी लें, एक्सपेंस रेशो भी जरूर चेक करें म्यूचुअल फंड का। और म्यूचुअल फंड चॉइस करते समय आप ख्याल रखें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड के डिफरेंट फंड है। और म्यूचुअल फंड चॉइस करने के टाइम पे आप ख्याल रखें कि लास्ट 5 ईयर्स का उसका डाटा एनालिसिस ज़रूर करें कि लास्ट 5 ईयर्स में म्यूचुअल फंड ने 12 to 15% रिटर्न्स मिनिमम दिए हैं क्या। अगर उसने 15% के अप्रॉक्सीमेट अगर म्यूचुअल फंड में रिटर्न दिए तो ठीक है, अगर ज़्यादा दिए तो और बेहतर है। लेकिन अगर 12% या 10% के अंदर उन म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स दिए तो आप एक बार म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी जानकारी ज़रूर लें। मिनिमम अगर आपने कुछ अमाउंट फिक्स किया है, जैसे कि 2000 का अमाउंट फिक्स किया आपने, तो एसआईपी करने के लिए 2000 का अमाउंट फिक्स किया है तो आप मिनिमम 3 डिफरेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए।
500 एक में, 1000 एक में और दूसरा 500 एक में, ऐसा डिवाइड करके आप म्यूचुअल फंड में निवेश करिए, ताकि जब भी कोई लार्ज कैप या मिड कैप में, जैसे कि अभी फिलहाल में मिड कैप में बहुत बड़ा क्रैश आ चुका है, उस तरह से आपका अगर मेंटेन करना है पोर्टफोलियो तो आप समझ लीजिए कि थोड़ा डिवाइड करके आप यह निवेश करें। और एसआईपी करने के टाइम पे कुछ बातों का ख्याल रखें, जैसे कि स्टेप अप एसआईपी करिए, हर साल मिनिमम 10% से आप स्टेप अप रखिए, तो आपका उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। आप एसआईपी कैलकुलेटर में जाके उसके बेनिफिट्स भी देख सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन करना है कि 15% पे 12% पे अगर मैं 1000 का निवेश करता हूँ हर महीने, तो आपका रिटर्न्स क्या हो सकता है 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो आप सीधा गूगल पे जाके सर्च करिए एसआईपी कैलकुलेटर करके, आपको वहाँ पे सब कैलकुलेशंस मालूम पड़ेंगे और आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आपको एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। और एसआईपी करते समय डेट का ख्याल जरूर रखें। 1 से लेकर 3 तारीख तक मार्केट थोड़ा सा लोअर सर्किट में रहता है, तो आप 1 से लेकर 3 तारीख तक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 0.2% का ग्रोथ बाकी इन्वेस्टर से आपको ज़्यादा मिलने का चांस है। तो क्या, क्योंकि 8 से लेके 10, 12, 15 तारीख तक बहुत सारे एसआईपी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, तो मार्केट थोड़ा सा लिटिल बिट हाई रहता है। इसके वजह से आप अगर मंथ एंड में इन्वेस्टमेंट कर दिए तो आपको थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ मिलने की चांस है। बाकी तो म्यूचुअल फंड के बारे में मैं लाइव इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं हर एक ऐप में, और जल्दी वीडियो लेके आने वाला, तो अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमेशा ईटीएफ क्यों करता रहता है, ईटीएफ के बारे में आज पूरी जानकारी मैं देने वाला। ऑफिस में हमेशा सब लोग मेरे को स्टॉक्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, टिप्स चाहते हैं, लेकिन मैं स्टॉक के बारे में किसी को भी कोई टिप नहीं दे सकता, ना सजेशन दे सकता हूँ, क्योंकि स्टॉक कभी भी जीरो हो सकता है, कभी उसमें क्रैश आ सकता है, बहुत सारा क्रैश हो सकता है। अचानक 2-3 साल का रिटर्न आपका 2 महीने में लॉस हो सकता है। इसके लिए मैं स्टॉक्स के बारे में कोई सजेशन नहीं देता हूँ, लेकिन ईटीएफ के बारे में सजेशन देता हूँ। उसका रीजन मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ईटीएफ एक बास्केट है, 50 शेयर्स का, 15 शेयर्स का, 10 शेयर्स का या 200 शेयर्स का एक बास्केट होता है। इसकी वजह से एक शेयर कभी भी जीरो हो सकता है, क्रैश हो सकता है, लेकिन 100 शेयर्स एक साथ क्रैश होना मतलब मार्केट में क्रैश होगा तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप एवरेज करते रहिए। ईटीएफ का बेनिफिट यही है कि बहुत सारे स्टॉक्स का ये बास्केट है, इसके वजह से जीरो होने का या अगर क्रैश भी होता है तो आप इसमें एवरेज कर सकते हैं। ये एक बेनिफिट है सबसे बड़ा। और ईटीएफ का दूसरा बात ये है कि अलग अलग सेक्टर वाइज भी ईटीएफ आते हैं, जैसे ऑटो सेक्टर का है, आईटी सेक्टर का है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का है, इंडेक्स में भी डायरेक्ट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी अपना निफ्टी 50 इंडेक्स है, और निफ्टी 50 के टॉप 50 शेयर्स में आप 250 या 300 के बीच में आप पे करके एक शेयर ले सकते हैं, जिसका नाम है निफ्टी 20। आप स्टॉक मार्केट के किसी भी ऐप में सर्च करेंगे निफ्टी 20 तो आपको पता चल जाएगा कि ये ईटीएफ क्या है। पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करता है अपना निफ्टी 50। उसी में आपका डायरेक्ट निवेश हो जाएगा। 250 से 300 रुपए में आप पूरी 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, रिलायंस है, HDFC है, डीमार्ट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में आप डायरेक्ट निवेश कर सकते हैं, सिर्फ 250 रुपए से 300 रुपए के बीच में। और आपको जीरो होने का कोई टेंशन नहीं, क्रैश होता है तो भी एवरेज करते रहिए। सेकंड है ईटीएफ एवरेज करने के लिए तो बेस्ट यही है, उसमें म्यूचुअल फंड से कंपेरेटिव ईटीएफ में एक्सपेंस रेशो जो है वो बहुत कम रहता है। इसके लिए आप ईटीएफ में जाने का मैं सुझाव देता हूँ। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ईटीएफ लाइव ट्रेड करता रहता है। जैसे अपना स्टॉक जो लाइव ट्रेड करता है, वैसे ईटीएफ अपना लाइव ट्रेड करता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में, अभी फ्राइडे के दिन मार्केट क्रैश हुआ था, आज 28/10/2024 है, लास्ट फ्राइडे को मार्केट क्रैश हुआ था, उसी दिन आप लमसम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होना पॉसिबल नहीं है, आपका वक्त लग सकता है। लेकिन ईटीएफ जो है लाइव ट्रेड करता है, तो आप एवरेजिंग के लिए डायरेक्ट उसी दिन लाइव इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आजकल ईटीएफ में भी एसआईपी करने की सुविधा आ चुकी है मार्केट में, इसके लिए ईटीएफ बेस्ट है। और आपको 10 रुपए से ईटीएफ मिलते जाएंगे। आपको 10 रुपए से ईटीएफ शुरू है, आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आईटी सेक्टर का 45 रुपीज में आपको ईटीएफ मिलता है। और आईटी सेक्टर का टॉप इंडिया की इन्फोसिस है, HCL टेक है, महिंद्रा टेक है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज में डायरेक्ट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सिर्फ 45 रुपीज में। ये 45 रुपीज सस्ता महंगा कोई नहीं होता है, लेकिन एक बेनिफिट इसमें रहता है कि जो छोटे निवेशक है उनको एवरेजिंग करने के लिए बहुत बेनिफिट रहता है। आप समझ लीजिए अभी HCL टेक का स्टॉक है, अभी स्टॉक 2000 का है, और जिसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 है, वो कैसे एवरेज करेगा उसको? वो तो 2 बार एवरेज कर लेगा, 3 बार 2 स्टॉक उठा लेगा, तो
एवरेजिंग करने का कैपेसिटी उसका खत्म हो जाएगा। लेकिन आप ईटीएफ में जाएंगे तो एवरेज करते रहिए, कोई टेंशन नहीं। 45 रुपीज़ में आपको पूरा इंडिया के टॉप कितनी कंपनीज मिल रही है उसमें टेक्निकली आप देखने जाएंगे, एवरेज करते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। 10,000 भी आपके पास फंड है तो 1,000 के आज ले लीजिए, और गिला कल 2% और क्रैश हो गया और 2,000 का उठा लीजिए। ऐसे मिनिमम आप 5-10 बार तो ऐसे ही एवरेजिंग कर सकते हैं उसमें, वो एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। और एसआईपी आप ईटीएफ में जैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं वैसे ईटीएफ में भी आप एसआईपी कर सकते हैं। और जो डिविडेंड आपको स्टॉक्स में मिलता है वो ईटीएफ में नहीं मिलता है, ऐसा बहुत सारे लोगों ने मेरे को सवाल पूछा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो डिविडेंड है वो आपका री इन्वेस्ट होता है और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी हो सकता है। जो आपका डिविडेंड री इन्वेस्ट होने की वजह से आप अगर रिटर्न्स का चेक करेंगे, इंडेक्स फंड में डायरेक्ट निफ्टी 50 चेक करेंगे, उससे ज़्यादा तो आपका ईटीएफ बीज में रिटर्न्स रहेंगे, क्योंकि डिविडेंड री इन्वेस्ट होता रहता है। इसकी वजह से ईटीएफ में आपको रिटर्न्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और आप निफ्टी 50 का चार्ट और निफ्टी 20 का चार्ट देखेंगे तो एज कम्पेरेटिव आपको लगभग सेम ही दिखेगा, सिर्फ डिविडेंड की वजह से उसके रिटर्न्स थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। अभी आप अगर लॉजिकल बात करेंगे तो बैंक में एफडी करने से अच्छा तो मैं सोचूंगा कि बैंकिंग अपना निफ्टी बैंक का बीज है, आप निफ्टी बैंक का बीज से कंपेयर करेंगे तो लगभग मेरे को लगता है बैंक के एफडी के रिटर्न से दुगना रिटर्न आपको शायद मिल जाएगा। उसमें आपको लाइव दिखा देता हूँ यहाँ पे। इसका नाम है निपॉन इंडिया ईटीएफ बैंक बीज। आप सर्च कर लीजिए। आज है 28/10/2024, 522 रुपए पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, और उसमें इंडिया की टॉप कंपनीज है। आपको कंपनीज के बारे में भी बता देता हूँ मैं। बहुत बड़ी बड़ी इंडिया की कंपनी बैंक्स इसमें आपको मिल जाएगी। सिर्फ 500 रुपये में आपको इंडिया की टॉप बैंकिंग सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और लास्ट 1 ईयर का 19.51% रिटर्न है। आपको बैंक सिर्फ 7 से 8% रिटर्न देता है और सेफ है। कोई भी एक स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, 10 स्टॉक्स में आप एक साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और सिर्फ 522 रुपये में, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा बेनिफिट है। और लास्ट 5 ईयर्स का आप रिटर्न देखेंगे तो 70% के आसपास लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न है। मतलब समझ लीजिए 12% 13% के आसपास एवरेज ऑन एन एवरेज एनुअल रिटर्न तो है ही है। तो आप वही बैंक में इन्वेस्ट करके एफडी के ऊपर 7% उठा रहे हैं, और निपॉन इंडिया ईटीएफ बीज बैंक बीज में इन्वेस्टमेंट करके आप 13-14% आराम से उठा ले रहे हैं। तो समझ सकते हो। और फिर भी मार्केट बहुत सारा क्रैश है। आज मार्केट लास्ट 1 मंथ से 6% के ऊपर 7% के आसपास 7 to 8% के आसपास क्रैश है, फिर भी इतने रिटर्न है। तो सोच सकते हैं आपकी कितने बेनिफिट मिला है लास्ट 5 ईयर्स में बैंक बीज में। और ऐसे हर एक का अलग अलग चॉइस है। अभी हमारे कैला जी है, उनको ऑटो सेक्टर में अच्छा लगता है। और ऑटो सेक्टर में क्यों नहीं ग्रोथ होगा? आप तो आजकल तो सब लोग 4 व्हीलर 2 व्हीलर लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऑटो सेक्टर में भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है अगले कुछ साल में। अभी ऑटो बीज है आपका 244 रुपये में ट्रेड कर रहा है आज के डेट में। आप उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम देख सकते हैं। भारत फोर्ज है, अशोक लेलैंड है, बॉश है, एमआरएफ है। एमआरएफ का स्टॉक तो 1,22,751 रुपये का आज शेयर है, और आप सिर्फ उसको उसमें 244 से आप स्टार्ट कर सकते हैं निवेश। सोच लीजिए आप 1 लाख का स्टॉक लेके उसको क्या एवरेज करेंगे? अगर जो बंदा 1 लाख रुपए फंड लेके बैठा है वो क्या एवरेज करेगा एमआरएफ का स्टॉक? तो इससे अच्छा है आप डायरेक्ट ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करें, या हमारे जैसे शेयर्स में भी आपका होल्डिंग हो जाएगा। अशोक लेलैंड जैसे शेयर्स है, अपोलो टायर्स है, बहुत सारी कंपनियां हैं, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, मारुति सुजुकी 11,502 रुपये का मारुति सुजुकी का स्टॉक है, आज ट्रेड कर रहा है। समझ लीजिए मारुति सुजुकी का स्टॉक अगर आपको 1 लाख लेके बैठे 10 स्टॉक में, तो आपका एवरेजिंग खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा आप ईटीएफ करके उसमें एवरेजिंग अच्छा खासा एवरेजिंग करके आप बेनिफिट उठा सकते हैं। हीरो मोटर ग्रुप है या आइशर मोटर है। आइशर मोटर का स्टॉक आज 4,591 पे ट्रेड कर रहा है। आइशर जो बुलेट मैन्युफैक्चरिंग है, ये आइशर मोटर ही कर रहा है। आप जो बुलेट चला रहे हो वो आइशर मोटर का ही है। देख लीजिए आप आइशर मोटर में भी आपका होल्डिंग हो जाएगा। टीवीएस मोटर में, इंडिया की कितनी टॉप कंपनीज में आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ईटीएफ के थ्रू, जो स्टॉक्स में पॉसिबल नहीं है। और आपको कोई भी टेंशन नहीं, एक्सपेंस रेशो भी म्यूचुअल फंड से कम है। इसके लिए मैं ज़्यादा करके ईटीएफ का सुझाव देता हूँ। और डिविडेंड भी री इन्वेस्ट होता है। इसके लिए मैं कोई भी पर्सनली मुझसे सजेशन पूछता है कि स्टॉक के बारे में आप बता दीजिए, तो मैं स्टॉक के बारे में ज़्यादा सजेशन नहीं देता। और कोई भी स्टॉक मार्केट वाला स्टॉक के बारे में सजेशन दे रहा है तो एक तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कोई भी स्टॉक मार्केट में एक स्टॉक का गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। आज एचडीएफसी 2-3 साल से पिछले अच्छा अभी कुछ अच्छा रिटर्न मिल रहा है, लेकिन कुछ 2-3 साल से इतना बड़ी बैंक है एचडीएफसी बैंक, 2-3 साल से कुछ रिटर्न नहीं दिया है। तो इसके लिए आप डायरेक्ट ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, सेफ रहेंगे और अच्छा ग्रोथ भी पाएंगे। इसके लिए मैं ज़्यादा करके ईटीएफ का सजेशन देता हूँ।
अपने चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और SIP और म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।